तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत करते हैं एक और नई सीरीज के एक नए पार्ट के साथ। आई होप हमारी वीडियोस अगर आपको अभी तक पसंद आ रही हैं तो हमारी वीडियोस को लाइक करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को मत भूलिएगा और बेल आइकन को ऑल पे जरूर सेट कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचता रहे हमारे एक नए एपिसोड के बारे में। और कमेंट कर अपनी राय देना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि उसी से हमें पता चलता है कि आपको यह एपिसोड कितना ज़्यादा पसंद आ रहा है और कितना पसंद नहीं आ रहा है। आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप सभी लोग हमारे इस वीडियो पर 1000 लाइक करवा देते हैं तो हमारा नेक्स्ट एपिसोड तभी रिकॉर्ड होना स्टार्ट होगा। अन्यथा पहले ही बता दे रहा हूँ, अगर 1000 लाइक्स नहीं होते हैं मैं इसका नेक्स्ट पार्ट रिकॉर्ड करने के लिए तब तक नहीं स्टार्ट करने वाला। और ये चीज़ मैं आपको पहले ही बता देता हूँ ताकि आप बाद में ये ना पूछो भाई नेक्स्ट पार्ट कब आ रहा है। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं इसके पहले पार्ट को और मिलकर एंजॉय करते हैं नई धमाकेदार सीरीज़ के। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक आसमान दिखाया जाता है। उस आसमान में एक जोरदार धमाका होता है जिसके कारण वहाँ के आसपास का जो एरिया होता है पूरा उस धमाके की एनर्जी से भर जाता है और उसी आसमान से हमें किसी को गिरते हुए दिखाया जाता है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि उस आसमान में से कोई और नहीं बल्कि में एक सुंदर सी कन्या यानी कि एक लड़की आसमान में से गिरने में लगी हुई होती है और गिरते गिरते वह अपने आप से ही कहने में लगी हुई थी शिट, आखिरकार अंत में आकर भी मैं इसे अपनी बॉडीज को अपने साइकिल को अवेकन नहीं कर पाई। चाहे मैं इस दुनिया में कुछ भी कर लूं, चाहे मुझे अपने आप को मारना ही क्यों ना पड़े, लेकिन फिर भी मैं अपने इस इमॉर्टल फिनिक्स साइकिल को बिल्कुल भी नहीं जगा पाई। और वह इस वक्त बहुत ज्यादा उदास होती है और आसमान से नीचे की तरफ गिर रही है। और हमें तभी इस लड़की का नाम बताया जाता है। इस लड़की का नाम मू ह्यूनियांग है और बताती है कि बचपन से लेकर आप तक आज तक मेरा साइकिल ना जगने के कारण मुझे इतनी ज्यादा ह्यूमिलेशन का सामना करना पड़ा है लोगों के द्वारा दी गई उस चीज का दर्द, उस चीज का डर, उस ऐसा लगता है जैसे कि मैं इस दुनिया से गायब होना चाहती हूँ। लेकिन तभी जब जैसे ही नीचे गिरने में लगी होती है उसे अचानक से होश आता है और वो जमीन पर धड़ाम से गिरती है जिसके कारण जमीन पर एक जोरदार गड्ढा हो जाता है और वो कहने लगती नहीं, मैं इस तरीके से नहीं मर सकती। और उसी धमाके में से वो कन्या यानी कि वह लड़की उठने लगती है और उसकी हालत काफ़ी तक खराब हो गई होती है और उन्हीं जंगलों में वह गिर जाती है और दिखाया जाता है कि उसके मुंह से खून निकलने में लगा हुआ है और कहती है कि मैं अभी बिल्कुल भी नहीं मर सकती। और उसके पेट में भी काफ़ी तक चोट लगी हुई है और दिखाया जाता है कि वहाँ पर उसके पीछे से एकदम से बहुत बड़ा धमाका होता है और उसकी सारी की सारी एनर्जी रिलीज हो जाती है। वह अपने आप को अवेकन करने की कोशिश कर रही है लेकिन फिर भी वह अभी तक अवेकन नहीं हुई है और वो और भी ज़्यादा जीना चाहती है और फिर से कोशिश करना चाहती है और इसने अभी तक हार नहीं मानी है, भले ये फेल हो गई है इस बार। और वो इसी जंगल में उसी खून से लथपथ उस जंगल में पैदल पैदल चलना चालू कर देती है। रास्ते में जा ही रही होती है तभी सामने उसे एक छोटा सा घर दिखाई देता है जिसको देखकर वो सरप्राइज हो जाती है। उसको देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और उसको देखकर कहने लगती है इसका मतलब ये हुआ कि इस जगह पर कोई इंसान रहता है। और जैसे ही उस घर के पास जाकर देखती है तो उस घर का जो मौसम होता है वो उस दुनिया से टोटल अलग होता है। और उसको देखने के बाद मन में सोचते कहने लगती है आखिरकार इस घने जंगल में जहाँ पर आसपास कोई भी नहीं रहता है तो अचानक से ये लकड़ी का बना हुआ घर कहाँ से आ गया। और जब उस घर के अंदर जाकर देखती है तो उसमें कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसको देखने के बाद उस लड़की की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और देखकर मन में कहने लगती है सास को देखकर तो ऐसा लगता है कि ये एक आम घर है, लेकिन अब मेरे पास कोई चारा नहीं बचा हुआ है। अगर मुझे अपनी जान बचानी है तो मुझे इससे मदद मांगनी ही पड़ेगी और शायद अगर मैं ऐसा करती तो मेरे पास चांसेस है जिंदा रहने के। और वो उस घर के अंदर जाना लगती है और स्टार्ट कर देती है। और जब वह अंदर जाकर देखती है तो वो किसी चीज को ऐसी चीज को देखती है और ऐसी चीज को महसूस करती है कि जिसके कारण उसकी आंखें फटी फटी रह जाती हैं और उसे कुछ ऐसी फीलिंग आ रही होती है जिसका उसको बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा होता। और वो हमें बताया जाता है कि उसके पेट में जो भी उसके हाथों पैरों में जहाँ पर भी उसको चोट लगी हुई होती है उसकी चोटें अचानक से खुद ब खुद ऑटोमेटिकली हील होने लगती हैं और इसको देखकर उसके पसीने छूट जाते हैं और घबराने लगती है और अपने आप से मन में सोचते हुए कहने लगती है जरा देखो तो जरा, जैसे ही मैं इस घर के अंदर घुसी तो मेरी सारी की सारी चोटें ठीक हो गई और मेरी सारी की सारी एनर्जी रिकवर होना चालू हो गई। आखिरकार ये सब क्या चलने में लगा हुआ है यहाँ पर। और अगर मैं इस जगह के बारे में ध्यान से देखकर सोचूं तो इस जगह को देखकर तो कुछ मुझे अजीब सा महसूस हो रहा है। इस कोर्टयार्ड के अंदर जितने भी एनिमल्स दिख रहे हैं मुझे उनमें से सिर्फ हेमनली और ही नहीं महसूस हो रहा है, बल्कि मैं इस कोर्टयार्ड के अंदर जितने भी प्लांट हैं, जितनी भी ट्रीज हैं, जितने भी पेड़ हैं उनमें से भगवान जैसी प्रेजेंस आ रही है मुझे। खासकर जो सामने इस घर का नाम लिखा हुआ है उसमें से यहाँ पर लिखा उस शॉप का नाम होता है चेनियांस जनरल स्टोर। घर पे नाम लिखा होता है और शॉप है, स्टोर बोला है तो शॉप ही होना चाहिए लेकिन है एक घर। और इसके इस शब्दों को पढ़ने के बाद वो लड़की और कहने लगती है इन शब्दों में से मुझे कभी गॉडली फीलिंग आ रही है। और यहाँ पर आने के बाद मुझे ऐसा महसूस होता है कि मैं किसी ऐसी जगह पर आ चुकी हूँ यहाँ पर हमारे इस वर्ल्ड के सबसे ज्यादा पावरफुल कोई मास्टर यहाँ पर रहता है और जो जगह उनकी है और यहाँ पर सेक्युलेटेड रहने में लगे हुए हैं इस वक्त। और दूसरी तरफ मन में ही अलग ख्याल बनाने लगती है और कहने लगती है अगर ये सच में किसी पावरफुल सेक्युलेटेड मास्टर का घर है और उनकी जगह है तो शायद वो मुझे एक ऐसी दवाई या एक्सिलरी दे दे जिसके कारण मेरी सारी की सारी पावर्स रिकवर हो जाएं और मैं ठीक हो जाऊं। यही सब सोचने में लगी हुई होती है
तभी अचानक से कोई पीछे से आवाज देता है, तुम्हारा बहुत बहुत स्वागत है मेरे घर में। ये बात सुनने के बाद वो पीछे मुड़कर देखती है तो सरप्राइज हो जाती है और देखती है तो एक बंदा वहां से उस घर में से निकल के आता आ रहा होता है, जो कि कतई बवाल दिख रहा होता है, बिल्कुल इमोर्टल टाइप का, और जिसके आसपास की जो चिड़िया और पक्षी होते हैं वो भी हेवनली एनर्जी से भरे हुए होते हैं। और उस लड़के को देखने के बाद उस लड़की की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। और जब वह हमारे इस सीरीज के हीरो को देखती है तो वो उसको कहने लगती है, जरा इसे देखो तो जरा, ये कितने ज्यादा जवान दिख रहा है। मैंने तो सोचा था ये एक बुढ़ा सेक्युलेटेड मास्टर होगा, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही है, ये तो कतई इतना ज्यादा हैंडसम बंदा लग रहा है। और तभी हमें हमारे हीरो को दिखाया जाता है, जो कि आता है और एक कप में चाय देते हुए उससे कहने लगता है, ये अदरक की चाय मैंने आपके लिए बनाई हुई है, आप इसे पी सकते हो और अपने आप को थोड़ा आराम कर सकते हो। लेकिन जब वो लड़की उस चाय को देखती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि उस चाय में से ड्रैगन निकल रहा होता है भाई। और हमारा हीरो उससे कहने लगता है कि जो चाय पे अभी भी गर्म है तो वो तुम्हारी बॉडी को थोड़ा सा गर्म कर देगी। और उस चाय में से जो ड्रैगन निकल रहे होते हैं, यहाँ पर चाय में से ड्रैगन निकलते हैं और ड्रैगन उस लड़की को देख रहे होते हैं, वह लड़की उन ड्रैगन को देख रही होती है और वो अचानक से सरप्राइज हो जाती है और पसीने पसीने छूट जाते हैं उसके, और कहने लगती है, मास्टर क्या मैं सच में इसे पी सकती हूँ। और तभी हमारा हीरो से पूछ लगता है, आखिरकार तुम्हारे साथ परेशानी क्या है, क्या तुम्हें अदरक की बनी हुई चाय बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ जो लड़की होती है वो घबराती है, उससे पूछ लगती है कि मैं सच में इस अदरक से बनी हुई चाय को पी सकती हूँ। तभी हमारा हीरो को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है और उससे मन में सोचते क्या लगता है, आखिरकार इस लेडी को हुआ क्या है। और तभी उससे क्या लगता है, ऑफकोर्स तुम इस चाय को पी सकती हो, मेरे पास बहुत ज्यादा पड़ी हुई है चाय। और हमारे जो मन में सोचते हैं उसके बाद क्या लगता है, इस लड़की को देखो तो जरा, ये कितनी ज्यादा प्रीटी है और कितनी ज्यादा औसम है। मुझे लेकर इसको देखकर ऐसा लगता है कि इसके दिमाग की बहुत कमी है इसके पास, और ये इतनी ज्यादा स्मार्ट भी नहीं है। मैंने तो बस इसको एक अलॉय जिंजर टी दिया और कुछ भी नहीं दिया, और बस चाय को लेकर इतना ज्यादा एक्साइटेड हो जाना कुछ अजीब नहीं है। लेकिन तभी हमें उस लड़की की आंखों की तरफ से दिखाया जाता है, जो कि हमारे हीरो को नहीं दिखाई दे रहा है। इस लड़की के लिए ये चाय किसी अमृत से कम नहीं है, और जब वो उसको देखती है तो उस चाय में से काफी ज्यादा एनर्जी निकल रही होती है। तभी वह लड़की उस चाय के कप को उठाती है और पीना चालू कर देती है, और सोचते मन में कहने लगती है, जरा इस जगह का नाम तो देखो, चैनयून जनरल स्टोर। इस नाम को सुनने के बाद तो ऐसा लगता है कि इस दुकान में से, इस घर में से सिर्फ एक ऑर्डिनरी बंदा बाहर निकल कर आएगा। लेकिन यहाँ की सच्चाई तो कुछ और ही है, और इस वक्त जो सेक्युलेटेड मास्टर मेरे सामने खड़े हुए हैं वे अपनी आइडेंटिटी को बिल्कुल भी एक्सपोज नहीं करना चाहते, इसलिए यह नाटक करने में लगे हुए हैं और मुझे बता रहे हैं कि ये बस एक आम इंसान की जिंदगी जी रहे हैं, और इस वक्त वह सिर्फ एक ऑर्डिनरी मॉर्टल है, और ये एक आम शॉप है ताकि वे अपनी आइडेंटिटी को छुपा सकें और अपने ही ख्यालों में अपने ही थॉट्स बना लिए भाई इसने। तो मुझे लगता है कि मुझे इनके नाटक में शामिल हो जाना चाहिए और उनकी आइडेंटिटी के बारे में ज्यादा क्यूरियस नहीं होना चाहिए। अब जबकि हमारे सीरीज नहीं चाहते हमारे सीनियर की मैं इसके बारे में कुछ बात करूं, ठीक है, मैं उनके बारे में बात नहीं करूंगी। और उस चाय प्याले में से वह चाय पीने लगती है और मन में सोचते कहने लगती है, अगर मैंने उससे ज़्यादा कुछ पूछा तो ये एक मास्टर को गुस्सा दिलाना मेरे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। और जैसे ही वह लड़की चाय को पीती है तो उसकी बॉडी में कुछ होने लगता है और उसकी बॉडी कतई एनर्जी से भरने लगती है, और उसके जो बड़े बड़े गुब्बारे होते हैं वे भी अचानक से छोटे से बड़े हो जाते हैं, और वह आंखें बंद कर उस एनर्जी को महसूस करना चालू कर देती है। और जब ये इसकी कई सारी मात्रा में जब एनर्जी उसकी बॉडी के अंदर जा रही होती है तो वह बोल पड़ती है, ये एनर्जी, ये फीलिंग, और वो लेवल अप हो जाती है। एक नहीं, दो नहीं, कई सारी लेवल अप हो जाती है। और लेकिन जो हमारा हीरो होता है वो उसके समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये लड़की कर क्या रही है, क्योंकि उसे एनर्जी नाम का ये भी नहीं पता हो कि एनर्जी कैसी दिखती है। और लड़की इस टी को पीने के बाद मन में सोचते कहने लगती है कि इस अलॉय जिंजर टी को पीने के बाद मेरी जो क्यू है और मेरी डांटन की जो एनर्जी वो सारी की सारी फुल हो गई है, और अगर मैं इस चाय को धीरे धीरे करके पीऊं तो मेरी कल्टीवेशन लेवल भी बढ़ जाएगी। और कहती है, अब मुझे समझ में आ चुका है, इन सीनियर को पता था कि मैंने अपनी इमॉर्टल फिनिक्स साइकी को नहीं जगा पा रही थी, इसलिए इन्होंने मेरी चुपके से मदद करने की कोशिश की है। इन्होंने तो वाकई में मेरी सच में मदद कर दी है। और वो हमारे हीरो का शुक्रिया करती है, उससे कह लगती है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया बॉस, और काफी ज्यादा खुश हो जाती है अपने आप को लेवल अप करने के बाद। और हमारा जब इस लड़की का चेहरा देखता है तो वो उसके चेहरे को देखने के बाद मन में सोचते कहने लगता है, इसको देखकर ऐसा लगता है कि ये जो लड़की है वो नॉर्मल हो चुकी है पहले जैसी, और इसकी आउटफिट देखकर तो ऐसा लगता है कि ये एक कल्टिवेटर है। और खैर मुझे इससे क्या, इस दुनिया के जो लोग हैं वह कल्टिवेटर्स हैं। और वो उस लेडी से कहने लगता है कि तुम काफी ज्यादा पोलाइट हो लेडी। और मन में सोचते कहने लगता है, आखिरकार इस दुनिया के जो कल्टिवेटर्स लोग हैं वो मुझसे काफी ज्यादा पावरफुल है, तो मुझे इससे क्या, मैं तो एक ट्रांसमिटर हूँ जो कि एक दूसरी दुनिया से आया हुआ है, और मैं इसका बिल्कुल भी कुछ नहीं कर सकता, यह मुझसे काफी ज्यादा पावरफुल है। और हमारा हीरो इस दुनिया के बारे में बताता है और कहता है कि इस दुनिया में जो सबसे ज्यादा पावरफुल है उसी के पास सबसे ज्यादा पावर होती है, और वो इस दुनिया में लोगों के सबसे ज्यादा ऊपर भी होता है। और इस दुनिया के जो पावरफुल लोग हैं वो आसमानों की ऊंचाइयों तक उड़ सकते हैं, और किसी भी टाइगर को तो एक मुक्के में ही चीड़ फाड़ कर देंगे उसका, इतने ज्यादा पावरफुल है इस दुनिया के लोग। अगर इस दुनिया के लोग कल्टिवेटर जो है, और वो पहाड़ों को भी चूर चूर कर सकते हैं सिर्फ अपने एक ही अटैक से। लेकिन मैं जियान चैन एक ट्रांसमिग्रेटर है जो कि दूसरी दुनिया से आया हुआ है,
और हमें पता चलता है हमारे हीरो के बारे में, इसका नाम जियान चैन है, जो कि एक दूसरी दुनिया से आया है, यानी कि अपनी दुनिया से, अर्थ से। और बताता है कि 3 साल पहले की बात है, जब मैं एक अनजान इमोर्टल वर्ल्ड में आ गया था अचानक से। और जब मैं पहली बार इस दुनिया में आया था तो मुझ में बहुत ज़्यादा प्राइड था और यह सोचकर काफ़ी ज़्यादा खुश था कि मैं उन स्टोरीज के हीरोज़ की तरह बन सकता हूँ, मेरी स्टोरी उन्हीं हीरोज़ की तरह बन सकती है जो कि दूसरी दुनिया में आने के बाद काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बन जाते हैं, जिन कहानियों को मैंने बचपन में पढ़ा था उनमें से। और जल्दी मुझे ये बात पता चला और रियलिटी ने मुझे इतना ज़्यादा हार्ड तरीके से हिट किया था कि मैं आपको बता भी नहीं सकता। और जब मेरी कल्टीवेशन का टेस्ट किया गया कि मैं कल्टीवेट कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, तब मुझे पता चला कि मैं कल्टीवेट करने के लिए एक नंबर से यूजलेस हूँ और मेरे पास किसी भी प्रकार का कोई भी टैलेंट नहीं है कल्टीवेट करने के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि मेरी किस्मत में लिखा ही हुआ है कि मैं एक आम इंसान बनकर जिंदगी को जीने वाला हूँ। और जब यह बात मुझे पता चली तो मैंने सारी की सारा मोह माया त्याग दी और एक ऐसी जगह चुनी जहाँ पर मैं अपनी आम जिंदगी को आम तरीके से जी सकूं। और तभी अचानक से एक दिन मुझे कुछ ऐसा पता चला जिसको देखकर मैं कहीं बहुत ज्यादा सरप्राइज था, क्योंकि जो स्किल्स मैंने पुरानी मतलब अपनी फर्स्ट लाइफ में पाई थी, अर्थ पर जो भी स्किल्स मैंने पाई थी वो सारी की सारी मैक्सड आउट हो चुकी थी। जहाँ पर मेरी चेस, स्वॉर्डमैनशिप, कॉलिग्राफी, म्यूजिक थ्योरी, चाय बनाना और कोई भी चीज़ डिज़ाइन करना, यहाँ तक कि टी सेरेमनी होती है उनके यहाँ, वो भी उस चीज़ में सब कुछ में मैक्स लेवल हो चुका था इसका। और बताता है मन में सोचते हो कि मुझे लगता है कि मैं एक मैजिकल बीइंग की तरह इस दुनिया में आया हुआ हूँ। जैसा कि दुनिया में कहा जाता है कि जितनी ज़्यादा तुम्हारे पास स्किल्स होंगी उतना ही ज़्यादा तुम्हें परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। उतनी ही कम परेशानियों को तुम्हें सामना करना पड़ेगा। और इन्हीं स्किल्स पर मैं आज तक जिंदा रह रहा हूँ और इसलिए मैंने इन स्किल्स के भरोसे अपनी एक जनरल स्टोर खोल ली है, जहाँ पर मैं गलियों में इन्हीं स्किल्स का इस्तेमाल कर अपना गुजारा चलाता हूँ। और वह एक स्ट्रीट यानी कि एक गली में बैठकर अपना सामान बेचने में लगा हुआ होता है। और मन में सोचते क्या लगता है कि मुझे यहाँ पर आधे महीने के लिए अपनी शॉप को नहीं खोलना चाहिए था, लेकिन जरा देखो तो जरा इतनी ज़्यादा समय से मेरी बिल्कुल भी इनकम नहीं हुई थी, लेकिन आज किस्मत से मेरी किस्मत इतनी ज़्यादा चमक गई है कि मेरी जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी है वो मेरे पास आ चुकी है, तो मैं इसको बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकता। और ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी कोई और नहीं है बल्कि मैं यह लड़की है। तभी मू यूनिहांग उसके जब अपने सीनियर के मतलब जियान चैन के चेहरे को देखती तो वो कह लगती है आखिरकार ये सीनियर कुछ भी कह क्यों नहीं रहे। और जैसे ही वो उसके पीछे कुछ देखती है तो वो कतई सरप्राइज हो जाती है और देखती है कि पीछे के अंडे में से एक चिकन निकल रहा होता है। और उसको देखते हुए वो उसको देखकर कहने लगती है जरा इस स्केल्पचर को देखो तो जरा, जो कि सीनियर के पीछे खड़ा हुआ है, रखा हुआ है। और हमें पता चलता है कि ये एक असली चिकन नहीं है बल्कि मैं हमारे हीरो जियान चैन के द्वारा बनाई गई एक आर्ट है। जियान चैन की नजरों से बस ये एक आर्ट है और कुछ नहीं, लेकिन यूनहुआंग की नजरों से ये किसी खजाने से कम नहीं है। जैसे ही वो उसको देखती है तो उसे एक बहुत ज्यादा एनर्जी महसूस होती है और कहने लगती है अगर मैं इस बात को लेकर गलत नहीं हूँ तो यह एक हैचिंग फिनिक्स स्कल्पचर है, यानी कि एक ऐसी कला, एक ऐसी डॉल जिसमें फिनिक्स अंडे से बाहर निकल रही है। और इसको महसूस करते हुए दिखाया जाता है कि जो यूनिहांग होती है उसके अंदर की आग जाग उठती है और वो चारों तरफ से जलना चालू हो जाती है, क्योंकि इसकी फिनिक्स इमॉर्टल फिनिक्स साइक्यू है, वो फायर की एबिलिटी है इसके पास। इसलिए तभी उसकी बॉडी में उसे कुछ अजीब से महसूस होने लगता है और उससे क्या लगता है आखिरकार मेरी बॉडी के साथ क्या चलने में लगा हुआ है। मेरी बॉडी के अंदर जो फिनिक्स इमॉर्टल फिनिक्स साइक्यू है उसके साथ और उसके मर्डन्स के साथ कुछ होने में लगा हुआ है। और इतनी ज्यादा तरीके से उनमें एनर्जी क्यों भर रही है और अजीब सी आवाज़ निकालने लगती है। तभी जियान चैन उसे पूछ लगता है हे मिस क्या हुआ, आप इस तरह की आवाज़ें क्यों निकाल रही हो। जिसको देखती हो जब वो होश में आती है तो उसका चेहरा टमाटर से लाल पड़ जाता है यूनहुआंग का, क्योंकि वो शर्म के मारे पगला जाती है और मन में सोचते कह लगती है कि मेरी मर्देंस की जो पावर वो अचानक से बढ़ गई, जिसके कारण मैंने अपने आप पर कंट्रोल खो दिया। अगर इन सीनियर से मुझे सही समय पर नहीं रोका होता तो मैं अपनी बॉडी की इस एनर्जी को बिल्कुल भी हैंडल नहीं कर पाती। मेरे सीनियर ने मुझे मेरी जान फिर से बचा ली है। और वो जियान चैन का शुक्रिया कहती है, लेकिन जियान चैन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर ये कर क्या रही है और शुक्रिया क्यों कह रही है। कि इसने इतना ज्यादा कल्टीवेट कर लिया है कि इसके दिमाग खराब हो चुका है। और तभी जो यूनहुआंग है वो जियान चैन से पूछ लगती है ये बॉस मुझे ये बताइए कि आपको ये स्कल्पचर कहाँ से मिला। और जियान चैन जब पीछे मुड़कर देखता है और उससे कहने लगता है अच्छा ये चीज, और उस स्कल्पचर को उठा के और उससे कहने लगता है कि 2 दिन पहले मैं काफी ज्यादा बोर होने में लगा था इसलिए मैंने ये चीज हाथों से बना दी। और जब यह बात इसको पता चलती है तो उसके अंदर से एकदम से भाई साहब ये सोचने के बाद इसका दिमाग हिल जाता है उस लौंडिया का और कहने लगती है भगवान क्या सच में बस ऐसे ही मन से इसने ये चीज बना ली है। और उसके पसीने छूट जाते हैं और जब उस स्क्रिप्चर को देखती है तो कहने लगती है कि जो स्क्रिप्चर है उसमें फिनिक्स इंटेंट भरा हुआ है और कहती है अगर ये स्क्रिप्चर को मैं अपने साथ ले जाती हूँ तो आधे महीने के अंदर मेरी इमॉर्टल फिनिक्स साइक्यू है वो ऑटोमेटिक जाग जाएगी। और मुझे ये लगा था कि जो मेरे सीनियर्स हैं उन्होंने ये चीज़ किसी एंशियंट रियून से ढूंढी होगी या फिर उन्हें मिली होगी। और इस बार को तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि इन्होंने सिर्फ इस चीज़ को तब बनाया था जब ये बहुत ज़्यादा बोर महसूस कर रहे थे। तभी जियांग चैन उस यूनहुआंग से पूछ लगता है हे मिस क्या आपको ये चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद आ गई है।
अगर यहाँ पर कुछ सिल्वर का इस्तेमाल कर सकती है, सिल्वर एक करेंसी का नाम है, अगर आप यहाँ पर पैसों का इस्तेमाल कर सकती हो तो मैं आपको ये दे सकता हूँ। ये बात सुनने के बाद यून युआंग कभी सरप्राइज हो जाती है और पसीना पसीना होने लगती है और मन में सोचते घर वाले क्या लगती है, क्या ये चीज़ आप मुझे सेल करना चाहते हैं सिर्फ कुछ पैसों के लिए? क्या ये क्यों वह करेंसी नहीं है जो कि आम लोग इस्तेमाल करते हैं? और वह ये बात सुनने के बाद उससे पूछ लगती है जियांग चेन से, ये सीनियर आपके कहने का मतलब ये है कि मैं इस चीज को कुछ सिल्वर कॉइन से खरीद सकती हूँ? तभी जियांग चेन उससे कह लगता है, तुमने बिल्कुल सही सोचा। लेकिन जियांग चेन को समझ में नहीं आ रहा होता है, इसे तो पता ही नहीं है कि यहाँ पर क्या चल रहा है और इसके दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा होता है और वो मन में सोचते क्या लगता है, ये तो नॉर्मल सी बात है कि अगर तुम कुछ चीज खरीदना चाहते हो तो सीधी सी बात है पैसे खर्च तो करने पड़ेंगे। क्या ऐसा हो सकता है कि ये जो लेडी मेरे सामने खड़ी हुई है वो एक नंबर की गरीब है और उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है और बिना पैसों के इस चीज को हासिल करना चाहती है? और मन में सोचते क्या लगता है कि मैं नेक्स्ट टाइम जरूर इसके पे कर दूंगी, मतलब उधारी का माल। दूसरी तरफ हमें यान हुआंग को दिखाया जाता है जो कि कह रही होती है, मुझे अब चीज समझ में आ गई, जो सीनियर मेरे सामने ये सब करने में लगे हुए हैं ये मेरे लिए एक टेस्ट है, कम नहीं है, ये मेरा टेस्ट ले रहे हैं। अब जबकि मेरे पास किसी भी प्रकार की कोई भी मनी नहीं है इस वक्त, तो कैसा रहेगा अगर मैं अपने इस ब्रेसलेट का इस्तेमाल करूं इसके बदले में तय। और तभी वो अपने जो हाथों में अपना ब्रेसलेट पहनी हुई होती है उसको उतारना चालू कर देती है और मन में सोचते कह लगती है कि जो जेड ब्रेसलेट है वो मुझे पता है कि इतना पावरफुल ट्रेजर नहीं है, लेकिन ये जो ट्रेजर है वो मेरी मरी हुई मॉम के द्वारा दिया गया था और ये चीज़ मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जबकि मेरे पास सिर्फ मेरी फैमिली में मेरी सिस्टर ही जिंदा है। और जब ये चीज़ यानी कि ये ट्रेजर मैं सीनियर्स को दे रही हूँ, इसका मतलब ये हुआ कि मैं सीनियर को अपने पेरेंट की तरह मान रही हूँ। भाई अगर हमारे को कोई ऐसी लड़की कोई ऐसी चीज़ हमें दे रही होती हम तो बिल्कुल ना मांगते भाई ऐसे पेरेंट और ना ही चिल्ड्रन, समझ रहे हो? इस लौंडे हमारे व्यूअर्स कहते हैं टर्की लौंडे टर्की। और यान युआंग उस सीनियर से पूछने लगती है जियांग चेन से, सर मेरे पास ज़्यादा पैसे मतलब मेरे पास पैसे इस वक्त मौजूद नहीं है, तो मैं पैसों के बदले में क्या इस जेड का इस्तेमाल कर सकती हूँ? और जिसको देखते हो जियांग चेन मन में सोचते कहने लगता है कि इस तरीके के जेड ब्रेसलेट को मैं बहुत सारे बना सकता हूँ दिन के अंदर। और जरा इसके ब्रेसलेट को देखो तो जरा ये काफ़ी तो प्रीसियस लग रहा है देखने में। और उससे क्या लगता है कि तुम्हारे ब्रेसलेट को एक ही नज़र में देखकर पता चलता है कि ये काफ़ी ज़्यादा कीमती है और ये तुम्हारे लिए बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं आएगा कि तुम एक छोटे से पुतले के लिए इस गुड़िया के लिए अपनी इतनी ज़्यादा प्रीसियस चीज़ मुझे दे रही हो। और जिसको सुनने के बाद जो यून युआंग होती है वो मन में सोचते कह लगती है, क्या इन्होंने मेरी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया? जिस चीज़ का मुझे डर था वही हो गया, तो वाकई में यह एक टेस्ट था। लेकिन तभी उसकी आंखें कितनी चमक से भर जाती हैं, लेकिन जियांग चेन से कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। तभी यून युआंग उससे कह लगती है कि अगर तुम मेरे ब्रेसलेट जेड ब्रेसलेट से इसको बदल लेती हो तो इसकी जो प्राइस है वो कम से कम 20,000 गोल्ड कॉइन हो जाएगी। जिसको सुनने के बाद भाई साहब हमारा जो लालची जियांग चेन है जो कि हमारी दुनिया से आया हुआ है, उसे पता है पैसों की कीमत, कि दुनिया में जिंदा रहना है तो पैसा पैसा कहना है, और वो कहा भाई पैसों के ख्यालों में खो जाता है सुनने के बाद और वापस से अपने आप को होश में लाता है। और जो यून युआंग होती है वो उसे अपनी प्यारी प्यारी क्यूट सी नज़रों से इसे देखने में लगी हुई होती है और भाई कितनी औसम है भाई, कितना चेहरा बना रही है क्यूट सा। और जियांग चेन भी देखे लगता है उसकी तरफ और स्माइल मारती है, वो स्केप्चर उसे दे देता है और इसको लेने के बाद वो लड़की भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। और जियांग चेन उससे क्या लगता है, मिस आपकी वाकई काफ़ी ज़्यादा तेज नजर है। और वो स्केप्चर लेते हुए मन में सोचते कहने लगती है यान युआंग, आखिरकार सीनियर का टेस्ट मैंने पास कर ही लिया, और उसको शुक्रिया कह देती है। तभी जियांग चेन उससे कह लगता है कि तुम्हें मेरा शुक्रिया कहने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ये आखिरकार हमारे बीच की किस्मत जो थी। और तभी जो यून युआंग होती है वो जियांग चेन से पूछने लगती है, सीनियर क्या मेरे को ऐसा मौका मिलेगा फ्यूचर में आपसे मिलने के लिए? ये बात सुनने के बाद जियांग चेन सरप्राइज हो जाता है। तभी जियांग चेन उससे कह लगता है, ऑफकोर्स मैं तुमसे ज़रूर मिलूंगा, मैं यहीं पर तुम्हारा इंतजार करूंगा, तुम जब चाहो मेरे इस छोटे से आशियाने में आ सकती हो। और यून युआंग मन में सोचते क्या लगती है, ये सीनियर की रियल मी आखिर क्या होगी? यह सीनियर मेरे सामने जो खड़े होंगे आखिरकार कितने ज़्यादा पावरफुल होंगे, जरा इनको देखो तो जरा ये कितने ज़्यादा हैंडसम लग रहे हैं। तभी हमें रियल मी इसके बारे में बताया जाता है कि आखिरकार इनकी जो कल्टीवेटर की रियल मी होती है वो किस चीज़ से बटी हुई है। पहली लेवल होती है मॉडर्न स्टेज की, दूसरी लेवल होती है मैजिक पावर रियल मी की, तीसरी लेवल होती है जिंदियान रियल मी की, उसके बाद आता है डाओ पंटक रियल मी, दूसरे बाद आता है धर्मा लक्षणा रियल मी, उसके बाद आता है इमोर्टल रियल मी। और वह अपनी एनर्जी को बढ़ाने में लगी हुई होती है उसके स्केप्चर के सहारे और कह लगती है, खैर मुझे इसके बारे में ज़्यादा सोचनी नहीं चाहिए, सबसे पहले मुझे अपनी पावर्स को बढ़ाना चाहिए। और इस वक्त मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि मेरी जो इमोर्टल फिनिक्स साइकिल है मैं इसे जल्द से जल्द जगा लूँ। मुझे पता है कि आज से और अभी से और इसी समय से मैं अपना रास्ता खुद तय करूंगी और खुद अपना रास्ता बनाऊंगी और मैं खुद एक रास्ता बन जाऊंगी। और तभी हमें दिखाया जाता है कि वे एक आग के गोले में तब्दील हो जाती है, जो कि देखने में बड़ा अजीब दिख रहा होता है। और इसी तरीके से वहाँ पर वह सीन खत्म हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि जो जियांग चेन होता है वो उठता है और अपनी नींद से उठता है और अंगड़ाइयाँ लेना चालू कर देता है। और अंगड़ाइयाँ ले तो कहने लगता है कि अब समय आ चुका है कि मैं इस गाँव के गलियों में अपनी फिर से एक नई स्टॉल खोल लूँ। और वह गाँव की गली में पहुँच जाता है अपने स्केप्चर को लेकर और मन में सोचते हुए जाते हुए कहने में लगा हुआ था, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज भी मैं कुछ पैसे कमा लूँ। काफ़ी समय हो चुका है जब से मैंने मीट खाया है
और तभी में उस टाउन की हिस्ट्री के बारे में बताया जाता है कि ये युवा टाउन है और कहा जाता है कि 100 सालों पहले यहाँ पर जो लोग रहा करते थे वे युवा हॉली लैंड के फॉलोअर्स थे। और लेकिन बदकिस्मती थे, जिस तरीके से यहाँ पर समय गुजरता गया सारी की सारी जो जगह है यहाँ पर जो वहाँ पर मोटर्स ने यहाँ रहना चालू कर दिया और यहाँ पर हजारों 10,000 लोगों के परमानेंट रेजिडेंट बन गए उसके बाद। और यहाँ पर हमें मार्केट में दिखाया जाता है जहाँ पर लोग कोई ना कोई चीज़ खरीदने में लगे हुए होते हैं तो कुछ लोग कोई ना कोई चीज़ बेचने में लगे हुए होते हैं। और वहीं पर जांग चेन भी अपनी शॉप खोलने के लिए वहाँ पर आ गया सीटी मारते हुए। तभी एक बंदा उससे क्या लगता है, शॉपकीपर जांग काफ़ी समय हो चुका है आपसे मिले हुए। और सभी लोग इसको देखकर ऐसा लगता है कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं, जितने भी शॉपकीपर्स हैं और जितने भी यहाँ पर खरीदने वाले लोग हैं, वह सभी के लोग जियान को जानते हैं। और वह कहने लगते हैं, शॉपकीपर जियान तुम वाकई में बहुत ज़्यादा अच्छे बंदे हो, आपकी जो मेडिकल स्किल्स है वो भी एकदम टॉप नॉच की है। अगर ये आपके लिए नहीं होता तो मेरी जो डॉटर थी वो अभी जिंदा नहीं होती। तभी एक बंदा आता है और उससे पूछ लगता है कि आपसे मिले हुए काफ़ी तो समय हो चुका है कि कैसा लगा कि आप मेरे साथ कुछ लंच कर लिया है। और उस तरीके से सब लोग उसकी तारीफ करने में लगे हुए होते हैं। और तभी जियानचन हमें बताता है कि यहाँ पर मिस्टर ली और इसकी डॉटर ही नहीं है बल्कि में इस छोटी सी गली में जितने भी लोग हैं वह सभी लोग जियानचन से ट्रीटमेंट के लिए पूछने आते हैं जब भी वह लोग बीमार पड़ते हैं तब। और तो और ये अपने खाली समय पर गरीबों की मदद भी करता है। और युवा टाउन में जितने भी मॉडल्स हैं उनके बीच में काफ़ी तब मशहूर भी है। और दूसरी तरफ हमें किसी को दिखाया जाता है, एक लड़के को जिसका नाम जी जुआन होता है, जो कि उस मार्केट में घूमने में लगा हुआ होता है। और तभी उसका जो चेला होता है, मैं इसका बटलर वगैरह कह सकते हो उसका, वो उससे कहने लगता है उसका सर्वेंट कि हमारा जो इस मैजेस्टी है उसका बर्थडे आने वाला है उनका। तभी जो प्रिंस होता है वो कहने लगता है मुझे पता है इसके बारे में। और जी जुआन उससे कहने लगता है कि मुझे भी पता है कि मेरे फादर के बर्थडे पर मुझे उनके लिए एक बहुत बड़ा तोहफा तैयार करना है ताकि मैं अपने बड़े ब्रदर से बिल्कुल भी पीछे ना रहूं। तो मुझे कुछ ऐसी चीज़ चाहिए जिससे मैं आगे निकल सकूं। लेकिन मैंने आखिरकार तुमसे कितनी बार कहा कि मुझे बाहर जाकर योर हाइनेस मत बुलाया करो, बल्कि मुझे यंग मास्टर कहा करो, समझ में आया तुम्हें? तभी वो सर्वेंट उससे कह लगता है हाँ समझ गया योर हाइनेस। भाई साहब ये वहीं पर लड़ना चालू कर देते हैं इस बात को लेकर। और तभी हमें बताया जाता है कि ये जो जीजुआन नाम का बंदा है वो उसके फादर का बर्थडे जल्दी आने वाला है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा परेशान है और बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस्ड है। जो बल्कि में इसके जो ब्रदर्स है, बाकी जो ब्रदर्स है वो सिर्फ टैलेंटेड ही नहीं है बल्कि में उनके पीछे उनका मदर का भी हाथ है। इसके कारण उनके पास काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेज है कल्टीवेट करने के लिए। लेकिन दूसरी तरफ इसको देखा जाए तो ये अपने ब्रदर से किसी भी प्रकार से किसी भी तरीके से कम्पीट नहीं कर सकता और ये बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि वह पूरी की पूरी जिंदगी अपने ब्रदर्स के नीचे ही गुजार दे। तो इसलिए इसने डिसाइडेड किया है कि वह अपने फादर के लिए एक बढ़िया तोहफा लेकर जाएगा और इसी तोहफे को ढूंढने के लिए मार्केट में आया हुआ है। लेकिन उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि क्या लेना है। तभी अचानक से उसे कोई चीज़ ऐसी चीज़ दिखाई देती है जिसको देखकर उसकी आंखें फटी फटी रह जाती है, जहाँ पर एक एनर्जी की वेव सी उसकी तरफ बढ़ती हुई आ रही है। और कहने लगता है क्या स्वॉर्ड इंटेंट, मेरी लाइफ में आज तक मैंने इतनी ज़्यादा पावरफुल स्वॉर्ड इंटेंट को महसूस नहीं किया है। तभी एक एनर्जी आकर सीधे इसकी बॉडी से टकरा जाती है, इसकी सोल से कहा जाए तो। और जिसको देखकर मैं मन में सोचते क्या लगता है आखिरकार ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, ये सब क्या चल रहा है। और वो वही सन्नाटे से खड़ा हो जाता है। तभी उसका सर्वेंट होता है वो उससे पूछ लगता है यंग मास्टर क्या हुआ, आप ठीक है? और तभी जो यंग मास्टर होता है जी जुआन वो मन में सोचते कह लगता है कि मेरे पास कोई पावरफुल या फिर पीयरलेस स्वॉर्डमैन मौजूद है इस वक्त। और तभी वह सामने देखता है तो वहाँ सामने उसे जियानचेन दिखाई देता है। और इसको देखते हो कहने लगता है कि इसको देखकर ऐसा लगता है बाहर से कि ये एक आम बंदा है और इसके आसपास किसी भी प्रकार का कोई भी ऑरा मौजूद नहीं है। तो यह बंदा बिल्कुल भी नहीं हो सकता जो मैं सोच रहा हूँ। लेकिन इसके पीछे जो राइटिंग लिखी हुई है और जब मैं उस राइटिंग को पढ़ता है तो वहाँ में कई सारी स्वॉर्ड आ जाती हैं और उसमें से एनर्जी निकल रही होती है। इसको देखकर उसके पसीने पसीने छूट जाते हैं और कहने लगता है यह जो राइटिंग है वही उसमें से स्वॉर्ड इंटेंट आने लगाया है। मैं इस बात को लेकर पक्का श्योर हूँ। और उस पेंटिंग को घूरना चालू कर देता है, उस राइटिंग को। तभी जियांगचेन उसको नोटिस कर लेता है और सरप्राइज हो जाता है और मन में सोचते उसको देखकर कहने लगता है आखिरकार ये आ गया मेरा बिजनेस, अब यहाँ पर कुछ पैसे कमा सकता हूँ। और जियांगचेन मन में सोचते उसको देखकर कहने लगता है आखिरकार इस आम इंसान को देखो तो जरा, आखिरकार इस मॉडल का परेशानी क्या है, ये मुझे इस तरीके से क्यों घूरने में लगा हुआ है। तभी दूसरी तरफ उसका जो सर्वेंट होता है वो उसकी कॉलर पकड़कर यंग मास्टर को मतलब जी जुआन को पीछे खींच लेता है। इसको देखकर जी जुआन भड़क पड़ता है, उससे क्या लगता है आखिरकार तुम क्या कर रहे हो मेरे साथ। तभी जो उसका सर्वेंट होता है वो उससे क्या लगता है थोड़ा आप शांत हो जाइए। और उससे क्या लगता है जो बंदा आपके सामने बैठा हुआ है जो कि एक मॉडल की तरह दिखने में लगा हुआ है वो शायद कोई पीयरलेस पावर हाउस हो सकता है, मतलब पावरफुल इमॉर्टल या फिर मास्टर। ये बात सुनने के बाद जो जी जुआन होता है मन में सोचते क्या लगता है कि मैंने इसके बारे में तो कभी ध्यान ही नहीं दिया। ये शायद लेजेंड्स में जैसा कहा जाता है बिल्कुल वैसा ही होगा, जो कि पावरफुल बनने के बाद सिंपलिसिटी में कन्वर्ट हो जाते हैं लोग और एक आम जिंदगी जीने की प्रैक्टिस भी करते हैं। साथ ये भी जो मास्टर बैठे हुए हैं वे भी एक आम जिंदगी का मजे ले रहे हैं। भाई इसके जो कैरेक्टर है वो अपने आप ही का दिमाग में खिचड़ी पका लेते हैं वे। और वो अपने सर्वेंट की तारीफ करते हुए इसको पिंच कर देता है और उससे क्या लगता है मैं तुमको यहाँ पर लाकर काफी ज्यादा अच्छा काम किया है मैंने। तभी उसका सर्वेंट उससे कह लगता है यही तो एक असली सबॉर्डिनेट को करना चाहिए अपने मास्टर के लिए।
तभी जो जीजवान होता है वो जियांग चैन से कह लगता है बॉस। तभी जियांग चैन हंसते हुए स्माइल मारता है और उससे कह लगता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस दुकान पर। और मन में सोचते कह लगता है आखिरकार यहाँ पर एक अमीर बंदा आ ही गया है, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे इसे अच्छी से ट्रीट करना है ताकि मैं खूब सारे पैसे बना सकूं और इतने ज्यादा शहबी होने की जरूरत नहीं है। और कहने लगता है कि तुम्हें जो भी सामान चाहिए आप देख सकते हो। जिसको देखते हुए जो जीजवान होता है वो मन में सोचते कहने लगता है और घबराते उसके पुतले छूट रहे होते हैं और कहने लगता है अगर तुम इतने ज्यादा प्रीसियस और इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रेजर को दुकान पर इस तरीके से लगा कर रखे रहोगे तो यहाँ पर जितने भी लोग हैं इस दुनिया में वो इस सामान को चुराने के लिए तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे। और तभी जीजवान उस राइटिंग के बारे में उससे पूछने लगता है और क्या लगता है आखिरकार तुम्हें ये चीज कैसे प्राप्त हुई। तभी जीजवान उस मतलब जियांग चैन उससे क्या लगता है ये राइटिंग तो मैंने खुद लिखी है। ये सुनने के बाद तो भाई इसका कभी शौक के मारे क्या ही एक्सप्रेशन होती है, इसको देखने के बाद मेरी हंसी छूट जाती है और क्या लगता है ये तो वाकई में बहुत ज्यादा डरावना है भाई। तभी जियांग चैन उससे पूछ लगता है क्या तुम इस पेंटिंग को लेना चाहोगे। तभी जीजवान उससे क्या लगता है हाँ बेशक। और जियांग चैन उस पेंटिंग को उसके हवाले कर देता है। जैसे ही उस पेंटिंग को वह खोलकर देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है और उस पर पसीना पसीना धर रहा होता है। और जिसको देखने के बाद जब आगे खोलकर सामने देखता है तो उसकी बॉडी में और भी दो पसीने लगते हैं और वो कँपने लगता है क्योंकि जो जियांग चैन होता है वो बस उसको घूरने में लगा हुआ है। और वो उससे क्या लगता है पैसा भाई तुम्हें पैसा देना होगा, पैसा फ्री में तुम्हें यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलने वाला। अगर तुमने कोई चीज खरीदी है तो तुम्हें उसके बदले में पैसे तो देना पड़ेगा, तुम्हें पता होगा ना ये एक फेयर ट्रेड है। इस तरह की बात सुनने के बाद वो कतई शौक हो जाता है और जीजवान कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है और वो घबराते हुए उससे क्या लगता है बॉस मैं तो पैसे बिल्कुल भी नहीं लेकर आया। और जीजवान ये देखकर घबराने लगता है और उससे बताता है कि मैं मास्टर सच में बोल रहा हूँ कि मैं किसी प्रकार के कोई भी पैसे यहाँ पर नहीं लेकर आया हुआ हूँ। और उसका सर्वेंट भी ये सुनने के बाद सरप्राइज हो जाता है और जब ये बात जियांग चैन को पता चलती है तो वो उसे घूरना चालू कर देता है अपनी बुरी नजरों से और वहाँ की सिचुएशन वाकई में बहुत ऑकवर्ड बन जाती है। और उसकी तरफ देखता है जीजवान की तरफ और मन में सोचते कहने लगता है जरा तुम्हें देखो तो जरा तुम कितनी ज्यादा वेल ड्रेस्ड पहने हुए, कितनी ज्यादा अच्छे कपड़े पहने हुए, लेकिन खुद को देखा तुम्हारे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। ये बंदा बिल्कुल उस मिस मू जुनहुआंग की तरह है। ये सभी के सभी बस पासरवाए हैं जो गुजरने में लगे हुए हैं और वो वहीं पर रोना चालू कर देता है और आंसू निकल रहे होते भाई देखो तो जरा कितने आंसू निकल रहे हैं। तभी उसका सर्वेंट उससे कह रखता है यंग मास्टर क्या आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्या आप ये बात भूल गए कि आपके पास अभी भी वह चीज मौजूद है। ये बात सुनने के बाद उस यंग मास्टर को जाने की जीजवान को होश आता है और वो कह रखता है हाँ मुझे याद आ गया, मेरे पास अभी भी वह चीज मौजूद है। तभी वो अपनी सबसे द रेडियंट यांग स्वॉर्ड कोर की स्वॉर्ड को निकाल लेता है और बताया जाता है कि जो स्वॉर्ड कोर है वो कोई रियल स्वॉर्ड नहीं है बल्कि मैं ये एक कंडेंस्ड निटल स्वॉर्ड है क्योंकि इस स्वॉर्ड के अंदर इंटेंट फंसा हुआ है, इसलिए हमें स्वॉर्ड कोर कहा जाता है। और जो जीजवान है उसे जय स्वॉर्ड कोर तब मिली थी जब वह रिस्ट्रिक्टेड ग्राउंड में एंटर किया था और इसे पाने के लिए अपने उसने जान पर खेलकर से हासिल करना पड़ा और इसको देते हुए वह काफी ज्यादा पसीना पसीना हो रहा होता है और वह कहने लगता है ये चीज मेरे लिए काफी ज्यादा प्रीसियस है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं इस चीज को पेंटिंग के बदले में एक्सचेंज करना चाहता हूँ, क्या ये आपके लिए काफी होगा। और जीजवान मतलब जियांग चैन उस चीज को देखकर थोड़ा बहुत सोचने लगता है और उससे क्या लगता है अच्छा ठीक है मैं इस चीज का इस्तेमाल कर लूंगा एक्सचेंज के लिए। और उसको देखकर कहने लगता है आखिरकार मैंने एक और आइटम को ट्रेड कर लिया है फिर से। तभी जीजवान उसका बहुत बहुत शुक्रिया करता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया शॉपकीपर जो आपने मुझे यह पेंटिंग दे दी है। और मन में सोचते जीजवान कह लगता है कि मेरे तो इसके बारे में बिल्कुल सोचा भी नहीं था कि जो यहाँ के जो मास्टर उन्होंने मुझे अपनी पेंटिंग यानी कि राइटिंग ऐसे ही दे दी और सच में दे दी यार। और तभी जो जीजवान होता है वो काफी तो खुश होता है। तभी अचानक जियांग चैन की आवाज आती है और उससे कहा था कि तुम इस बात को याद रखना कि सूरज डूबने से पहले तुम्हें अपने घर पर चले जाना चाहिए, नहीं तो इस पेंटिंग को मच्छरों के द्वारा और उनके खून के द्वारा अफेक्ट कर दिया जाएगा। और ये सुनने के बाद वो वहीं पर अपने घुटनों के ऊपर बैठ जाता है और कहने लगता है क्या इतनी ज्यादा पावरफुल पेंटिंग होने के बाद भी तुम कह रहे हो कि इसे कुछ मच्छरों के द्वारा और खून से बिगाड़ दिया जाएगा। और उससे क्या लगता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया शॉपकीपर जो आपने मुझे इतना ज्यादा ज्ञान दिया है और मैं इस पेंटिंग का दिल से ख्याल रखूंगा, सच बोल रहा हूँ। और वो उस पेंटिंग को लेते खुश होते हुए वहां से चला जाता है और जियांग चैन पीछे से सब कुछ देखने में लगा हुआ है और वो उस स्वॉर्ड की जांच करता है और मन में सोचते क्या लगता है मुझे नहीं पता कि मुझे इसके बदले में कितने ज्यादा सिल्वर कॉइन्स मिलने वाले हैं। खैर जो भी हो, और स्वॉर्ड को अपने उस खजाने की पेटी में डाल देता है और वहां से चला जाता है उसको डालने के बाद। खैर अब क्या फर्क पड़ता है, भले ही मैं कोई बिजनेस खोलूं या ना खोलूं। तभी हमें 3000 किलोमीटर वहां से उस जगह से दूर कहीं दिखाया जाता है जो कि युनहुआ की होली लैंड है, आई मीन होली ग्राउंड है। यहाँ पर कोई आग में जलती हुई लड़की को दिखाया जाता है और ये कोई और नहीं है बल्कि मैं युनहुआंग है जो कि अपनी इमोर्टल फिनिक्स आगी को जगाने में लगी हुई है और कल्टीवेट करने में लगी हुई है। और वह स्कल्पचर अभी भी उसके हाथों में पड़ा हुआ है और उसकी पावर धीरे धीरे करके लेवल अप होते 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 एक इतने लेवल पर पहुंच जाती है कि वो उस पावर को और भी तो झेल नहीं पाती और क्या लगती है यही जो पावर है वो जो मैं हासिल करना चाहती थी अभी तक।
और धीरे धीरे कर कर उसे कुछ अजीब सा महसूस होने लगता है उसकी बॉडी में। और उसकी बॉडी में से अचानक से जो चीज को वो स्कल्पचर को पकड़ी हुई होती है वो आसमान में उड़ना चालू कर देती है और वह उसके सर के ऊपर पहुंच जाती है। और वह चीज उसके छाती पर भी एक निशान बनने लगता है। और उसके छोटे छोटे गुब्बारे होते हैं ना, वो गुब्बारों में इतनी ज्यादा एनर्जी भर जाती है, इतनी ज्यादा एनर्जी भर जाती है कि वो छोटे छोटे गुब्बारे भी अचानक से फूल कर बड़े हो जाते हैं। तो गाइस, अगर आपको ये छोटे छोटे बड़े बड़े गुब्बारे पसंद आए हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और तभी उसके जो निशान आ जाता है एक फिनिक्स का, इसको देखकर हमें पता चलता है और मन में सोचती है युन हुआंग कह लगती है, आखिरकार मैंने भी अपना इमोर्टल फिनिक्स सागी को जगा ही लिया। और वो खुश होने लगती है और उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं, क्योंकि बचपन से लेकर आज तक वे अपने इस फिनिक्स साइको को बिल्कुल भी नहीं जगा पा रही थी, जिससे कारण इसे कई सारे ह्यूमिलिएशन का सामना करना पड़ा था अपनी पूरी जिंदगी भर। लेकिन अब समय आ चुका है कि अपनी इस पावर को पूरी की दुनिया को दिखाया जाए। तभी अचानक से वो जाग ही पा रही होती है, तभी अचानक से किसी चीज़ की आवाज़ आती है और जिसको देखकर वो सरप्राइज हो जाती है और पीछे मुड़कर देखती है और क्या लगती है कौन है वहाँ पर। और मन में सोचते कहने लगती है कि मैंने आखिरकार अपने इमोर्टल फिनिक्स सागी को जगा ही लिया है। तो आखिरकार किसकी इतनी हिम्मत हो गई है कि मुझे मेरे कल्टीवेशन के दौरान डिस्टर्ब कर रहा है। तभी हमें किसी लड़की को आते हुए दिखाया जाता है और तभी वहाँ पर एक वाइट कलर की यानी कि आइस जैसी दिखने वाली लौंडिया को दिखाया जाता है, जो कि कतई बवाल दिख रही होती है और कमाल दिख रही होती है। और तभी जैसे जैसे वो गुजर रही होती है तो उस आसपास के जितने भी स्टूडेंट जितने भी लोग होते हैं वो उसके अपने हाथों से सैल्यूट मारने में लगे हुए होते हैं। और भाई जब ये लड़की जा रही है ना तो कतई हमारे व्यूअर्स का दिमाग हिला दिया इस लौंडिया ने, और हमें पता चलता है ये और कोई नहीं बल्कि वो सेंटेज है। जब युन हुआंग उसको देखती है तो वो उसको देखकर उसकी आंखें फटी जाती है, शौक होती है और क्या लगती है सिस्टर। तो हमें पता चलता है कि ये सेंटेज और कोई नहीं है बल्कि इसकी सिस्टर है। और तभी हमें सेंटेज के बारे में बताया जाता है कि इस लड़की का नाम युए हुआंग है, जो कि युन हुआंग की सिस्टर है, जो कि एक इनिशिएट अवेकनर है, जो कि बहुत ज्यादा टैलेंटेड है और बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट। इसके जो कल्टीवेशन लेवल है वो काफी ज्यादा रफ्तार से बढ़ रहे थे, जिसके कारण आसपास के जितने भी स्टूडेंट थे, बाकी जितने भी पूरे के पूरे हॉली ग्राउंड के लोग थे, इसको देखकर कतई बहुत चक्के रह गए थे। और बाकी सभी स्टूडेंट को इस अकेली लड़की ने सरप्राइज कर दिया था और इनको कई ज्यादा पावरफुल बन चुकी उनसे ज्यादा। और अंत में आकर उसने एक ऐसे टेस्ट को पास कर लिया जिसके कारण इसे सेंटेज की उपाधि मिल गई। और इसकी जो एक्सिस्टेंस है वो युन हुआंग को कतई जेलिस करती है। तब जो युन हुआंग है वो यू हुआंग से पूछने लगती है, सिस्टर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तभी जो युए हुआंग होती है वो उससे कह लगती है, तुम्हें पता भी है कि तुम किसी बड़ी मुसीबत में पड़ चुकी हो। आधे महीने पहले तुमने एक मिडिल एज मैन को मार दिया था। तभी युन हुआंग उससे कहने लगती है, तो क्या हुआ अगर मैंने उस बुड्ढे को वहाँ पर मार दिया तो वह मैं ही थी जिसने उसके दांतन को तबाह कर दिया था और एक ही पंच में इसको मार दिया था। तो क्या हुआ, हमें मिले हुए इतना समय हो चुका है, लेकिन तुम मुझसे आकर क्या पूछ रही हो ये चीज, वो भी उस बुड्ढे के बारे में। तभी जो युए हुआंग होती है वो युन हुआंग पर गुस्सा करने पड़ती है, चिल्लाते उससे कह लगती है, तुम्हें पता भी है कि तुमने किसको मारा है। वह बंदा हमारे हॉली ग्राउंड के ग्रेट वन का डिसिपल था और वह बंदा हमारे प्रीस्ट टाओस्ट प्रीस्ट बाई कुए का बिलीव्ड सबसे ज्यादा पसंदीदा डिसिपल था। बाकी चीजों को तो मैं तुम्हारी छोड़ देती कोई भी गलती करती, लेकिन जो काम तुमने अभी किया हुआ है, अगर तुमने मुझे कोई भी अच्छा ढंग का रीजन नहीं दिया कि अगर तुमने उसको क्यों मारा, तो उसका बदला लेते हुए मुझे तुम्हारी जान लेनी पड़ेगी। भाई ये कैसी सिस्टर है जो अपनी जी सिस्टर को मारने के लिए तुली हुई है। पावर आने पर क्या इंसान इतने भड़क जाता है, इतना दिमाग खराब हो जाता है, उसका दिमाग घुटनों पे पहुंच गया इसका। तभी हमें बताया जाता है कि जो टाओस्ट प्रीस्ट बाई कुए कोई और नहीं है बल्कि वह हॉली ग्राउंड की एक एल्डर है। इनकी जो कल्टीवेशन पावर है वो वाकई में बहुत ज्यादा पावरफुल है और हॉली ग्राउंड के मास्टर में काफी ज्यादा पावरफुल है। तभी इसकी सिस्टर युए हुआंग से कह लगती है, खैर तुम इस बारे में भूल जाओ, तुम्हें इसके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमारे जो टाओस्ट प्रीस्ट बाई कुए अगर उन्होंने जबरदस्ती की तो मुझे इस मैटर को खुद पर्सनली हैंडल करना होगा। भाई जितने ज्यादा बड़े गुब्बारे उतनी अकल इसे घुटनों में है। और जब ये इस तरह की आवाज सुनती है युन हुआंग तो वो कतई डर जाती है और कहने लगती है, हमारी सिस्टर की टोन को देखो तो जरा, इसकी आवाज को, क्या ये मुझे इस तरह की धमकाने में लगी हुई है। और इसको देखकर उसे काफी तो गुस्सा आने में लगा हुआ है और वो अपनी मुट्ठी मार रही होती है और अपने गुस्से को दबा रही है। तभी युए हुआंग उससे कह लगती है युन हुआंग से, तुम्हारे लिए बेटर होगा कि तुम कहीं सी जगह पर जाकर छुप जाओ। ये बात सुनने के बाद युन हुआंग कतई गुस्सा हो जाती है और वो अपनी पावर को रिलीज करती है और उससे कह लगती है, तुम्हें इस मैटर को हैंडल करने की जरूरत नहीं है, वह बस एक हॉली लैंड का एल्डर है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। और जैसे ही अपनी पावर को रिलीज करती है तो वो शॉक हो जाती है और उससे क्या लगती है, हैंडल, तुम्हें क्या लगता है कि तुम किस तरीके से इस मैटर को हैंडल करोगी। और युन हुआंग से कह लगती है कि तुम्हारी बड़ी बहन होने के कारण आते मैं तुम्हारी यहाँ पर मदद करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन तुम्हें देखो तो जरा, तुम तो मेरी बिल्कुल भी इस मदद को एप्रिशिएट नहीं करने में लगी हुई हो। क्या तुम्हें यह बात पता हुआ है कि इस पूरी की पूरी दुनिया में कोई भी तुम पर इतना ज्यादा काइंड तरीके से बात नहीं करेगा और तुम पर इतनी दया नहीं दिखाएगा जितनी मैं दिखाती हूँ। ये बात सुनने के बाद युन हुआंग की कतई सटक जाती है और वो अपनी फायर एबिलिटीज का इस्तेमाल करती है और उससे कह लगती है, तुम पूछ रही हो कि मैं इस मैटर को किस तरीके से हैंडल करूंगी, क्यों, सीधी सी बात है ना, मैं अपनी इमोर्टल फिनिक्स सागी का इस्तेमाल करूंगी। तभी वे अपनी फायर एबिलिटीज को रिलीज कर देती है, जिससे कारण उसके चारों तरफ आग ही आग जल जाती है
और उसकी जो फिनिक्स पावर होती है वो आसमान में उड़ना चालू हो जाती है और वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है, जिसको देखने के बाद सभी की सभी आंखें फटी रह जाती है उस लौंडिया की। और जो यूए यांग होती है, खासकर उसकी जो आंखें फटी रहती है ना, वो देखने लायक होती है। और इतनी सरप्राइज, दिल को चैन आ गया। मेरे को क्या आया मुझे भी नहीं पता, पर हमारे को आ गया भाया। और वो मन में सोचते क्या लगती है, ये तो इमॉर्टल फिनिक्स साकियो है। और हमें पता चलता है कि जो जुनहुआंग है उसके गुब्बारे पहले के मुकाबले में काफी ज्यादा बड़ा हो चुके हैं भाया। जरा देखो तो जरा, साइज देखकर हमें पता चल जाता है कि इसकी पावर कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है और वाकई में ये पावरफुल हो चुकी है। और ये चीज देखने के बाद तो हमारे व्यूअर्स का दिमाग हिल जाता है। और अगर अभी भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो भाई कुछ नहीं कर सकते हम इसमें। और वहाँ पर हमें उस एक फिनिश को दिखाया जाता है जब भी अपनी पावर को रिलीज करती है उस वक्त। और इसकी इतनी ज्यादा पावर देखते हुए जो यूए यांग होती है मन में सोचते क्या लगती है, क्या ये ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि इसने सच में अपनी इमॉर्टल फिनिक्स साकी को जगा लिया है। और जब यूए यांग अपनी सिस्टर को इस तरीके से पावर रिलीज करते हुए देखती है, उसे पता चलता है कि इसने अपनी इमॉर्टल फिनिक्स साकी को जगा लिया है, तो वह उसके सर की तरफ देखती है और हमें दिखाया जाता है कि उसमें से काफी ज्यादा मात्रा में एनर्जी निकलने में लगी हुई है। और उसकी तरफ देखते हुए क्या लगती है, आखिरकार इसके सर के ऊपर ये क्या चीज है, क्या ऐसा हो सकता है कि इसने अपने सच में अपनी इमॉर्टल फिनिक्स साकी को जगा लिया है। और सबसे ज्यादा शौक तो इसकी बहन को लगता है। और मन में सोचते क्या लगती है, आखिरकार ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि जो हमारे हॉली मास्टर उन्होंने नहीं कहा था कि इसको अपनी पावर को जगाना इसके लिए इम्पॉसिबल था। जो इसकी इमॉर्टल फिनिक्स साकी और मेरे जो आइस प्रिजन फिनिक्स साकी है वो सेम लेवल की पावर है। इसका मतलब ये हुआ कि टैलेंट के मुकाबले में मेरी जो सीनियर, जो मेरी सिस्टर है, मेरी जो छोटी बहन है, वो बिल्कुल भी मुझसे पीछे नहीं है। आखिरकार इसके साथ कुछ दिनों में क्या हुआ है, जब मैं सेकुलेट में कल्टीवेशन करने के लिए गई थी, और आखिरकार इसने अपनी फिनिक्स साकी को कैसे जगाया, आखिरकार ये सब तुमने कैसे किया। तभी जो जुनहुआंग होती है वो मन में सोचते उसे बता रही होती है कि तुम्हें क्या पता कि ये सब मैंने कैसे किया है। ये सब मैंने अपने सीनियर मास्टर की मदद से किया है, जिन्होंने मेरी इस इमॉर्टल फिनिक्स साकी को जगाने में मेरी बहुत ज्यादा मदद की थी। और भाई साहब ये डॉल देखने के बाद तो कतई हिला डाला ना। और जिस तरीके से वो इसकी पावर जगने में लगी हुई होती है, तो उसकी एनर्जी इतनी दूर दूर तक चली जाती है कि वहाँ पर कई सारे लोगों की भीड़ लग जाती है। तभी अचानक से कोई आता है जिसको इसकी एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि जुनहुआंग भी उसे पहचान लेती है और कहने लगती है एक और बंदा यहाँ पर आने में लगा हुआ है इस वक्त। और वहाँ पर हमें उड़ते हुए बादलों में कई सारे लोगों को आते हुए दिखाया जाता है, जो कि उस जगह को चारों तरफ से देख लेते हैं। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और हमें बताया जाता है कि ये यूएस का हॉली ग्राउंड के हॉली मास्टर है, जिनका नाम यू शेंजी है। और यहाँ पर यू शेंजी आ जाता है और सभी के दोनों के दोनों अपने घुटनों के ऊपर बैठ जाते हैं और उससे कह लगते हैं, हम हॉली मास्टर को ग्रीट करते हैं। तभी जो यू शेंजी होता है वो देखकर जुनहुआंग को देखकर उससे कह लगता है, जैसा कि मैंने उम्मीद किया था इमॉर्टल फिनिक्स साकी से। और मन में सोचते कह लगता है, अब जबकि इसका इमॉर्टल फिनिक्स साकी जाग चुका है और साथ में इसकी बड़ी बहन का आइस प्रिजन फिनिक्स साकी भी जाग चुका है, अब ये जो फायर एंड आइस एक साथ मिलकर जब इस्तेमाल होगी तो ये दोनों साकी एक सुप्रीम ट्रेजर से कम नहीं है और ये दोनों एक सुप्रीम साकी बन जाते हैं। उस समय पर मैं कम्प्लीटली हेल्पलेस था और बिल्कुल भी मदद नहीं कर पा रहा था इसकी अवेकनिंग को लेकर, लेकिन मैंने इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि इसने कम्प्लीटली इस तरीके से फ्यूचर में अपनी इमॉर्टल फिनिक्स साकी को जगा लेगी। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पूरे के पूरे युवा हॉली ग्राउंड के लिए ये चीज वाकई में सिंपली देखा जाए तो बहुत ज्यादा ग्रेट है। और तभी जो यू शेंजी होता है वो क्या लगता है कि मैं भगवान की इच्छाओं को यहाँ पर बताने वाला हूँ कि तो हमारी इनर डिसिपल है मू जुनहुआंग, उसके पास एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट है। तो 3 दिन के बाद मैं ये अनाउंस करता हूँ कि 3 दिन के बाद जो मू जुनहुआंग है उसे ट्रू डिसिपल्स के तौर पर प्रमोट कर दिया जाएगा। और उसकी जो सिस्टर होती है वो ये देखकर सरप्राइज होती है और कह लगती है, मन में सोचती है, क्या मेरी सिस्टर सच में ट्रू डिसिपल के तौर पर प्रमोट होने वाली है। तभी उनमें से कुछ लोग कह लगते हैं, मैंने सुना था कि ट्रू डिसिपल बनने का रास्ता सिर्फ एक ही है कि गोल्डन कोर रियलमी पर पहुंच जाओ, सिर्फ तभी तुम पहुंच सकते हो ट्रू डिसिपल रियलमी पर। और तभी जो जिंदिया रियलमी है उसे गोल्डन कोर रियलमी कहा जाएगा आपसे। तभी वहाँ पर जो कुछ लोग होते हैं वो ये भी कर रहे होते हैं कि साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जो मू जुनहुआंग है वो क्लियरली रियलमी ऑफ मैजिक पावर्स पर है। और तभी हमें जुनहुआंग को दिखाया जाता है जो कि इन सभी की बातें सुनने में लगी हुई है। और मन में सोचते कह लगती है, आज भी ये भी मेरे साथ होने में लगा हुआ है, इतनी रेस्पेक्ट मुझे मिलने में लगी हुई है, ये सब मेरे मास्टर के कारण हो रहा है। और वो हॉली मास्टर का शुक्रिया कहती है और उनके एल्डर्स का भी। और सभी के सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं अपने रास्ते में। तभी उसकी जो बड़ी सिस्टर होती है वो जुनहुआंग से पूछ लगती है, जुनहुआंग आखिरकार तुम्हारे साथ क्या हुआ है, तुमने अपनी इमॉर्टल फिनिक्स साकी को किस तरीके से जगाया। तभी जो जुनहुआंग होती है वो पाउट करने लगती है और उससे कह लगती है, ये मेरा सीक्रेट है, मैं नहीं बताऊंगी। भाई कितनी क्यूट लग रही है भाई, कथई यार बवाल मचा दिया इसने। और मन में सोचते कह लगती है कि जो मेरे सीनियर है वो एक सेक्रेटेड मास्टर है, तो आखिरकार मैं तुम्हें क्यों बताऊं। और वो उसे ना बताते हुए अपने केव के अंदर वापस चली जाती है। लेकिन इसकी बड़ी बहन को इस पर काफी ज्यादा डाउट होने में लगा हुआ है और मन में सोचते कह लगती है, यहाँ पर इसके बीच में कुछ ना कुछ तो चल रहा है, तो मुझे इसका मैटर को जल्दी जल्द इन्वेस्टिगेट करना ही पड़ेगा। मुझे पता है कि जो इमॉर्टल फिनिक्स साकी को उसे जगाना काफी ज्यादा अच्छी बात है, लेकिन मैं इस बात को लेकर काफी ज्यादा चिंतित हूँ। अगर इसने कोई शर्मनाक हरकत की हुई साकी को जगाने के लिए तो ये बहुत बुरा होगा, तो मुझे इस मैटर की जड़ तक जाना ही पड़ेगा।
तभी हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है जियांग चैन, जो कि मार्केट में अपने सामान को बेचने में लगा हुआ था। और जियांग चैन को रिसेंटली पता चला है कि इस सिटी में आजकल कुछ ज्यादा ही कल्टीवेटर्स आ रहे हैं और जा रहे हैं, और इनमें वैसे तो कुछ ऐसे हैं जिन्हें उन्होंने कभी भी नहीं देखा, और इनकी आउटफिट को देखकर तो ऐसा लगता है कि ये वंडरिंग कल्टीवेटर्स हैं और डिफरेंट सेक्ट से आए हुए हैं। तभी जो जियांग चैन होता है वो एक आंटी के पास जाता है, आंटी वांग के पास, और उससे पूछ लगता है कि आखिरकार इस सिटी में आज इतने तक कल्टीवेटर्स क्यों आ रहे हैं, क्या यहाँ पर कुछ हुआ है। तभी उसकी जो आंट होती है उसे बताती है कि तुम्हें इसके बारे में सच नहीं पता, कुछ दिन पहले एक जीनियस इस यूए या डिवाइस में आ चुका है, और मुझे ये लगता है कि इसका किसी अवेकनिंग साइकिल से रिलेटेड है मैटर, और इसने अपनी पावर को जगाने के बाद, अवेकनिंग होने के बाद उसे इमीडिएटली ट्रू डिसिपल्स के तौर पर प्रमोट कर दिया गया था। और तभी जो जियांग चैन होता है वो उनमें सोचते क्या लगता है कि जो ट्रू डिसिपल्स का मतलब है कि वो अपने मुंह से आग पानी निकाल सकता है, अपने मुंह से आग उबाल सकता है, और इसके पास इतनी पावर होती है कि जिसकी कोई भी कंपेयर नहीं कर सकता, और एकदम से शाय मारते हुए कहने लगता है एक कल्टीवेटर होना वाकई में बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है ना, काश मैं भी कोई एक कल्टीवेटर होता यार। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, वो सोच रहा है भाई, और बताता है कि अगर मैं एक कल्टीवेटर होता तो मैं सिर्फ एक एरो को अपने इच्छा अनुसार कंट्रोल नहीं कर सकते थे, बल्कि मैं तुम काफी ज्यादा लंबी जिंदगी भी जी सकते थे। और वो इस बात को लेकर काफी ज्यादा एनवी कर रहा है, मतलब जेलिस है। तभी हमें कुछ दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है, यहाँ पर वो अपना सामान बेच रहा होता है, तो उसके जो धंधा है वो मंदा चल रहा होता है, और मन में सोचते क्या लगता है कि इस ट्रू डिसिपल प्रमोशन कॉन्फ्रेंस के कारण यहाँ पर जो बिजनेस है वो ठीक ठाक नहीं चल रहा है, और अब मेरे पास मीट खाने के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं बचे। वो कमीना ट्रू डिसिपल बैठ रहेगा, उसके लिए वो मुझसे चुप कर रहा है, वरना मैं इस पर इतना ज़्यादा चिल्लाऊंगा, इतना ज़्यादा चिल्लाऊंगा जब भी मुझे मिला करेगा तब। भाई इसको पता ही नहीं है कि वो ट्रू डिसिपल और कोई नहीं है, बल्कि मैं जिसने इसकी मदद की थी वही चेरेबिडो। और मन में सोचता क्या लगता है, मुझे पता है कि मेरे गार्डन में वेजिटेबल्स और फ्रूट्स लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी मुझे भूख के मारे में मर तो नहीं जाऊंगा, लेकिन ईट खाने का मजा ही कुछ और है रोज। और अगर मैं मीट नहीं खाता हूँ तो मैं भाई रेबिट बन जाऊंगा जो कि सिर्फ घास फूस खाता है, और वेजिटेबल्स के साथ मिलाकर मीट खाने का स्वाद ही अलग है। भाई मैं बता दूं कि मैं तो वेजिटेरियन हूँ, तो मेरे तो उस बारे में कुछ नहीं पता और कुछ कर भी नहीं सकते। और तभी वे अपने तीर कमान उठाता है और हंटिंग में निकल पड़ता है, और उससे क्या लगता है कैसा लगा कि अगर मैं अपना शिकार खुद ही हंट करूँ और बहुत सारा खाना इकट्ठा करके अपनी मील्स खुद ही बनाऊं। और वो शिकार के लिए निकल पड़ता है जंगल में, और भाई शिकार के लिए जब जंगल में जाता है तो उसे एक भी शिकार नहीं मिलता है काफी समय तक ढूंढने के बाद भी। और मन में सोचते क्या लगता है एक रैबिट ही नहीं बल्कि मुझे कोई जिंदा चीज भी नहीं मिली इस पूरी जंगल में, क्या ऐसा सच में पॉसिबल हो सकता है कि इस बड़े जंगल में एक भी जानवर मौजूद नहीं है। तभी अचानक से उसे किसी चीज की आवाज सुनाई देती है, और वो इसको देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है, और लगता है ये मूवमेंट्स क्या ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर मुझे एक रैबिट मिल जाए खाने के लिए। और उसकी आंखें चमक पड़ती है एकदम जीप सी, भाई जीप से कतई पानी आने लगता है इसके, और वो फुल स्पीड में उसकी तरफ बढ़ने लगता है, और चिल्लाते हुए ऐसे अंदर जाता है। तो जो जानवर सामने से खड़ा होता है वो भी इसको देखकर डर जाता है, और तभी जैसे ही वो जियांग चैन है वो जानवर देखता है तो वो सरप्राइज हो जाता है, और हमें पता चलता है ये और कोई नहीं बल्कि मैं एक छोटी सी प्यारी सी एक फॉक्स है। और मन में सोचते हैं जियांग चैन क्या लगता है मैंने आज तक अपनी लाइफ में किसी फॉक्स को नहीं खाया है। तभी हमें उस फॉक्स को दिखाया जाता है जो कि अपने वहाँ पर बैठकर मन में सोचने में लगी होती है, आखिरकार मैं तू शानमो की ये हालत कैसे हो गई है। अगर मुझे इसके बारे में पहले पता होता तो मैं अपने फादर को बिना बताए अपने घर से भागकर नहीं आती, यहाँ तक कि जैसे ही मैं उस घर से भागकर आई तो मेरे दुश्मन के द्वारा उसके बारे में पता लगा लिया गया। अगर मुझे डिस्कवर नहीं किया गया होता तो मैं इस तरीके से घायल नहीं होती इस समय पर। यहाँ तक कि अभी जो मेरा ह्यूमन फॉर्म है उसे मेंटेन करना भी मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है। और तभी हमें इस फॉक्स के बारे में बताया जाता है जो कि तूशान फॉक्स एम्परर की इकलौती डॉटर है, और हमें बताया जाता है कि ये तूशान क्लैन की एम्परर की इकलौती डॉटर होने के बाद उस तूशान क्लैन की हॉली लैंड में ही बचपन से रहती हुई आ रही है, और इसका जो ब्लड है वो एक प्योर ब्लड है, जिसके कारण ये एक 6 टेल के साथ पैदा हुई थी, और क्लैन के सभी एल्डर्स के द्वारा इसको फेवर किया जाता है। और इसकी डॉटर इसके एम्परर के लिए इतनी ज्यादा प्रीसियस है ना, फॉक्स एम्परर के लिए, जिसका कोई ठिकाना नहीं रहा, जिसकी आइडेंटिटी के बारे में तो हम कुछ कह नहीं सकते। तभी हमें उस फॉक्स के ह्यूमन फॉर्म को दिखाया जाता है, पूरी तरीके से तो नहीं दिखाया जाता, लेकिन इसकी जो 6 टेल्स है वो दिखाया जाता है, ह्यूमन फॉर्म को दिखाया जाता है। भाई पर्दे के पीछे क्या है, पर्दे के पीछे हमको भी दिखा दो जरा, हमको भी देखना है, हमारे व्यूअर्स को भी देखना है वीडियो। तू शानमो को बताया जाता है कि तू शानमो हमेशा क्लैन के अंदर रही है, तो वो मन में सोचते कह लगती है कि तूशान था वह उस समय पर बहुत ज़्यादा बोरिंग था, इसलिए उसने डिसाइड किया कि वह अकेले इस क्लैन को छोड़कर जा रही है घूमने के लिए और दूसरी दुनिया में घूमकर आएगी। और जैसे ही उसने तूशान को छोड़ा तो उसके दुश्मनों के द्वारा उसे ढूंढ लिया गया, और उसके दुश्मन तभी से उसे हंट करना चालू कर दिया, जिसके कारण इसकी बॉडी पे काफ़ी ज़्यादा सीरियस डैमेज पड़ गए थे, और इसकी जो सारी की सारी पावर थी वह भी खत्म हो गई थी ऑलमोस्ट। ओरिजिनली देखा जाए तो इसके पास 6 टेल थी, लेकिन ज़्यादा पावर खर्च होने के कारण, मैजिकल पावर खर्च होने के कारण इसके पास सिर्फ 1 टेल बची हुई है इस वक्त। और कहानी आती है प्रेजेंट में यहाँ पर
कि कोई ऑरा महसूस होने में लगा हुआ होता है इस फॉक्स को, और वो देखकर उससे क्या लगती है, जरा इस चीज को देखो तो जरा कितने तक पावरफुल हो रहा है, और एक ड्रैगन टाइप का उसे दिखाई देने लगता है। और उसको देखकर मन में सोचते क्या लगती है, इसको देखकर तो ऐसा नहीं लगता कि ये किसी तरीके का एनिमी है, लेकिन इसको देखकर ऐसा लगता है कि मैं किसी एंशिएंट टाइम के बहुत खतरनाक बीच का सामना करने में लगी हुई हूँ इस वक्त। क्या ऐसा हो सकता है, ये इतना सोचने में लगी हुई होती है, तभी उस समय पर कहानी आती है यहाँ पर जो जियांग चेन होता है वो अपने शिकार पर कूद पड़ता है। और उसको देखकर क्या लगता है, एक फॉक्स, मैंने एक फॉक्स अपनी लाइफ में कभी भी नहीं खाई है। ये सुनने के बाद जो तू शानमो है वो एकदम से सरप्राइज हो जाती है और घबराने लगती है और पसीना होने लगती है। और ये बात सुनने के बाद वो रोना चालू कर देती है, क्या फॉक्स मीट मैंने कभी नहीं खाई, क्या तुम मुझे खाना चाहते हो, इतनी सुंदर सी क्यूट सी फॉक्स को। और ये बात सुनने के बाद वो वहीं बेहोश हो जाती है। और जब ये चीज जियांग चेन देखता है तो वो भी घबरा जाता है, और उसको देखकर क्या लगता है कि ये जो फॉक्स पड़ी हुई मेरे सामने वो वाकई में एक बीमार फॉक्स है क्या मैं इसे अभी भी खा सकता हूँ इतना ज़्यादा बीमार होने के कारण भी। लेकिन इसे देखा तो जरा कितनी ज़्यादा पतली है, अगर मैं इसका कुछ बना भी दूँ और इसकी खाल उधेड़ भी दूँ तो इसमें इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं निकलेगी कि मैं इसे कुछ खा भी पाऊँ। और जरा इसे देखो तो जरा अब ये बेहोश भी हो गई है, क्या मुझे इसे जाने देना चाहिए। खैर भूल जाओ, जरा इस फॉक्स को देखो तो जरा इसकी कितनी ज्यादा मुलायम और कितने ज्यादा सॉफ्ट फर है इसके, बाल है इसके, और देखो जरा कितनी ज्यादा क्लीन है। तो इससे मुझे ये पता चलता है कि ये जो फॉक्स है वो एक रेयर स्पीसीज है। अगर मैंने इस फॉक्स को ऐसे ही जाने दिया तो ये वाकई में बहुत शर्मनाक बात होगी मेरे लिए। चलो देखते हैं क्या मैं इस फॉक्स को पाल सकता हूँ और इसे पाल कर मोटा कर सकता हूँ क्या, और फ्यूचर में शायद ये बहुत ज़्यादा डिलीशियस भी हो जाए। और तभी भी जैसे ही उसमें आती है फॉक्स तो वो अपने आप को एक अनजान जगह पर पाती है और कहने लगती है आखिरकार ये कौन सी जगह है, क्या मुझे इस मॉन्स्टर के द्वारा खा लिया जाएगा। और चारों तरफ देखना चालू कर देती है और आसपास जब देखती है और कहने लगती है मेरे आसपास तो कुछ भी नहीं है यहाँ पर, तो इसका मतलब ये होगा कि मैं जगह को छोड़कर भाग सकती हूँ। जरा एक मिनट रुको, जरा इस कोर्टयार्ड के बोर्डन हाउस के कोर्टयार्ड है जगह, इसका स्ट्रक्चर तो देखो, देखकर तो ऐसा लगता है कि ये एक सिंपल हाउस है, लेकिन चारों तरफ अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पर एक प्रोफाउंड मिस्ट्री है जिसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। हाँ बिल्कुल सही कहा, इस पूरे एरिया में एक ऐसा एरिया है जिससे एक जायंट बीइंग को भी, बहुत ज़्यादा पावरफुल बंदे को भी कैद किया जा सकता है, लेकिन ये चीज़ मुझे कैद नहीं कर सकती। जैसा कि सब लोग जानते हैं एक प्रिंसेस फॉक्सलैंड की प्रिंसेस होने के नाते मैं बहुत ज़्यादा पावरफुल हूँ। जरा देखते हैं कि मैं यहाँ से भाग पाती हूँ या नहीं। और वह अपनी पावर का इस्तेमाल करने लगती है, और जब वह इस फॉर्मेशन को तोड़ने की कोशिश करती है तो वह इस फॉर्मेशन को नहीं तोड़ पाती है और कहने लगती है क्या खत्म, मेरी जो कॉन्शियसनेस है वो जल्दी कोलैप्स होने वाली है, ये क्या हो रहा है यहाँ पर, और ये इतनी तो पावरफुल है रे। अगर मैंने यहाँ पर फोर्सफुली इसे तोड़ने की कोशिश करती हुई ना रुकी हुई होती और कंटिन्यू करती रही होती तो मुझे इस बात का डर है कि मेरी तो ऐसी तैसी हो जाती। लेकिन आखिरकार ये बंदा है कौन, क्या ऐसा हो सकता है कि कोई पावरफुल हाउस पावर हाउस या फिर पावरफुल बंदा जिसकी मॉन्स्टर को कैप्चर करना कोई इस तरह की हॉबी हो, उस चीज ने मुझे कैद कर लिया यहाँ पर। मैं तूशान फॉक्स क्लैन से हूँ, मेरी ब्लड लाइन के कारण मैं काफी ज्यादा स्ट्रांग हूँ, तो ये एक नॉर्मल बात है कि उन जैसे पावरफुल लोग मेरे जैसे पावरफुल बीस्ट को एक पेट के तौर पर पालना चाहते हैं, इसलिए वे कैप्चर करना चाहते हैं मुझे। लेकिन मैं अपनी पूरी की पूरी लाइफ में पेट बनकर नहीं रहना चाहती यार। तभी अचानक से कानों में आवाज आती है और मैं पता चलता है कि जियांग चेन उस फॉक्स के पास आ जाता है और उससे पूछ लगता है ओ तुम्हें होश आ गया, और वो अचानक से उसको लेकर काफी ज्यादा सावधान हो जाती है और कहने लगती है मन में सोचते हुए लो ये आ गया यहाँ पर, यही बंदा था जिसने मुझे यहाँ पर लेकर आया है। तभी जियांग चेन उससे क्या लगता है तुम्हें मुझे इस देखकर इतने ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, भले ही मुझे नहीं पता हो कि आखिरकार तुम्हें क्या परेशानी है, क्या बीमारी है, लेकिन अगर तुम इस कोका कोला को पी लोगी तो ये तुम्हें हील कर देगी। मैं अपनी मेडिकल स्किल्स में एक नंबर से कॉन्फिडेंट हूँ, भले तुम एक फॉक्स हो फिर भी मैं तुम्हें हील कर सकता हूँ। और वो पाउट मारते उससे क्या लगती मन में सोचते हुए भले ही मैं फॉक्स एम्परर की इकलौती डॉटर हूँ, लेकिन मैं तुम जैसे ह्यूमन की कभी भी पेट नहीं बनूंगी, इसके लिए मुझे चाहे मरना ही क्यों ना पड़े। जरा इसे देखो तो जरा, ये बस एक तुच्छ सी मेडिसिन है, क्या तुम मुझे इस मेडिसिन के सारे सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश कर रहे हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला, बिल्कुल भी नहीं। और वो फॉक्स जाकर उस मेडिसिन के पास पहुंच जाती है उचकती, और जब उस मेडिसिन को जाकर देखती है तो उसकी स्मेल लेती है तो वो उसको देख कर कभी सरप्राइज हो जाती है और उस पसीने छूट जाते हैं उसके। और उस मेडिसिन के अंदर से ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि उसकी आत्मा उस मेडिसिन के द्वारा खींची जा रही हो, और वो अपने आप को एक अलग ही दुनिया में पाती है और वो अचानक से उसमें आती है और वो उस मेडिसिन को पीना चालू कर देती है। उसे पता भी नहीं रहता कि आखिरकार उसकी बॉडी क्या कर रही है। जैसे उस मेडिसिन को पीती है तो उसकी पूरी बॉडी एकदम से हील हो जाती है और वो खुश हो जाती है और मन में सोचते कह लगती है पूरी की पूरी बाल को चाटने के बाद ये फीलिंग तो ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं असेंड करने वाली हूँ और मेरा लेवल अप हो रहा है। तभी जियांग चेन उससे कहने लगता है थोड़ा और खाओ और जल्दी से बड़ी हो जाओ। और फॉक्स को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है और उससे कहने लगती है मन में सोचते हुए आखिरकार ये मुझे इतने ज़्यादा जल्दी से बड़ा क्यों करना चाहता है। तभी हमें कुछ दिनों के बाद सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो फॉक्स होती है वो जियांग चेन के गोद में बैठकर सो रही होती है और वो मन में सोचते कह रही होती है आखिरकार ये जगह है क्या चीज़। इस पूरे के पूरे घर के अंदर कई प्रकार के कई सारे आर्टिफैक्ट्स हैं, लेकिन आखिरकार ये बंदा है कौन, क्या ये बंदा वही हो सकता है जिसको मेरे फादर के द्वारा मेंशन किया गया था, एक सेक्रेटेड मास्टर। मैंने अपनी लाइफ में कई सारी एंशिएंट बुक्स को रीड किया हुआ है और उनके बारे में कई सारे रिकॉर्ड्स लिखे हुए हैं,
और मैंने अपनी इस लाइफ में एक ऐसे सेक्लूडेड मास्टर को एनकाउंटर हो चुका है, मेरा सामना हो चुका है, जो कि मॉन्स्टर को अपने पेट के तौर पर पालना चाहते हैं। भाई पोकेमॉन वाला ऐश आ गया यहाँ तो। और तभी हमें दिखाया जाता है कि जो जियांग चेन होता है वो एक पिंजरा बनाता है उस फॉक्स के लिए, और उस फॉक्स को उस पिंजरे में कैद कर देता है। और जाते हुए मन में सोचते क्या लगता है कि आखिरकार मुझे डिनर के लिए क्या बनाना चाहिए, और मेरे घर में फिर से मीट बनाने के लिए नहीं है। और दूसरी तरफ जब फॉक्स उसको केज में पहुंच जाती है तो मन में सोचते क्या लगती है, क्या एक तूशान की प्रिंसेस होने के बाद भी मेरी जो किस्मत है वो यही लिखा है मेरी किस्मत में। तभी नेक्स्ट सीन शिफ्ट होती है यान कैपिटल के दायन इंपीरियल सिटी से। यहाँ पर दायन एम्परर का आज बर्थडे है और सेलिब्रेट होने में लगा हुआ, और कई सारे धमाके हुए जाते हैं उसके काजल के बाहर। पटाखे फूट रहे पटाखे। और हमें इस एम्परर के बारे में बताया जाता है, ये दायन सेकंड कंट्री का डायनेस्टी का एम्परर है, जो कि टॉप पावर हाउस में आता है पूरी दुनिया में। तो सिंपली देखा जाए तो इसके अकेले एक बर्थडे ने पूरी दुनिया के काउंटलेस लोगों को अट्रैक्ट किया है। भले ही उन्हें इनवाइट किया जाए या नहीं किया जाए, लेकिन वे इस सेरेमनी को अटेंड जरूर करेंगे। यहाँ तक कि इस दुनिया के जितने भी सेक्ट्स हैं और क्लैन हैं, वे सभी के सभी लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को यहाँ पर जरूर भेजेंगे और कुछ उपहार भी भेजेंगे। यहाँ पर तभी अनाउंस होता है कि हमारे मेजेस्टी यानी कि हमारे एम्परर यहाँ पर मौजूद यहाँ पर आ चुके हैं। और तभी एक उड़ती हुई रोशनी को दिखाया जाता है। यहाँ पर बताया जाता है कि जो एम्परर होता है वो कतई धमाकेदार एंट्री मारता है और क्या लगता है, लेडीज एंड जेंटलमैन आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे इस वीडियो में। तो अगर जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, और 1 लाख मतलब 1000 लाइक जरूर जल्द से जल्द करवा दीजिएगा। तभी हमें बताया जाता है कि जे हिज मैजेस्टी द एम्परर ऑफ द दायान, इनका नाम होता है जी युआन हाओ, और वो सभी का शुक्रिया कहने लगता है और कहने लगता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप मेरे इस बर्थडे पार्टी में आए और मेरे साथ सेलिब्रेट करने के लिए। और सभी के सभी लोग उस एम्परर को कॉन्ग्रेचुलेट करने लगते हैं उसके बर्थडे के लिए और कहने लगते हैं कि आपकी उम्र लंबी हो और आपकी फैमिली खुशहाल रहे। और सभी के सभी लोग सिर्फ एम्परर की तारीफ किए जाते हैं। तभी हमें जी जुआन को दिखाया जाता है, जो कि एक कोने में खड़ा हुआ है, बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा हुआ है और कपाने में लगा हुआ है। तभी उसका सर्वेंट उससे पूछने लगता है, यो रहने से आखिरकार आप इतने ज्यादा नर्वस क्यों हैं? तभी जी जुआन उससे कहने लगता है, खैर मैं इसलिए ज्यादा नर्वस हूँ क्योंकि जो मेरा फादर का कॉन्ग्रेचुलेटरी गिफ्ट है वो सबसे ज्यादा अलग है, पर तुम इस बात को रिलैक्स हो चुके हो सकती हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ अब। और बताया जाता है यह एक ऐसा बर्थडे है यहाँ पर सबसे ज्यादा लोग किस चीज को लेकर सबसे ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, वह चीज है कि उस डायनेस्टी के एम्परर का जो प्रिंस है वो अपने फादर को क्या गिफ्ट देता है। सभी की नजरें बस इसी पर टिकी हुई होती है, क्योंकि जो हमारे इंपीरियल डायनेस्टी है वो हॉली ग्राउंड की तरह नहीं है, क्योंकि उन हॉली ग्राउंड में जिस किसी के डिसिपल्स के पास भी सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ होगी और सबसे ज्यादा टैलेंटेड होगा उसी को अटेंशन मिलेगी। यहाँ दूसरी तरफ डायनेस्टी में जो प्रिंस होती है, अगर वे थ्रोन को या फिर उस सिंहासन को हासिल करना चाहते हैं तो उनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि वह एम्परर का फेवर और अटेंशन को हासिल करे। तभी वहाँ पर कोई अनाउंस करता है कि यहाँ के जो फर्स्ट प्रिंस है वो यहाँ पर अपना प्रेजेंट यानी कि तोहफा देने वाले हैं। तभी यहाँ पर फर्स्ट प्रिंस को बताया जाता है, वो आकर कहने लगता है, आपका बेटा अपने फादर को बर्थडे के लिए मुबारकबाद देता है और अपने हाथों में एक क्रिस्टल टाइप की निकालता है और उसको प्रदर्शित करते हुए उससे कहने लगता है कि ये जो चीज मेरे हाथों में इस वक्त मौजूद है वह कुछ और नहीं है बल्कि ये एक रेनबो जेड स्पिरिचुअल स्टोन है, जिसे मैंने 3700 रेनबो फ्लड ड्रैगन्स को मारने के बाद हासिल किया है। और जो भी बंदा इस चीज को पहनता है उसकी सोल नरिश हो जाती है और उसकी एनर्जी धीरे करके बढ़ जाती है, और मैं ये चीज अपने फादर को प्रेजेंट करना चाहता हूँ। ये बात सुनने के बाद वहाँ पर आसपास के जितने भी लोग होते हैं वो ये देखकर घबरा जाते हैं, सरप्राइज हो जाते हैं और कहने लगते हैं, हमारे प्रिंस ने इस चीज को हासिल करने के लिए 3700 फ्लड ड्रैगन्स को मार दिया। आखिरकार जो फर्स्ट प्रिंस है वो कितने ज्यादा पावरफुल है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये नहीं है कि इन्होंने फ्लड ड्रैगन्स को मार लिया, ये एक एंशिएंट मेथड है जो कि फर्स्ट प्रिंस ने यूज की थी उस वक्त। यहाँ तक मुझे पता हुआ है कि जो एंशिएंट मेथड्स हैं उसे कई सालों पहले भुला दिया गया है। तभी दूसरा बंदा कहने लगता है, तुमने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि जो एंशिएंट मेथड होती है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है और इसको देखकर तो ऐसा लगता है कि जो एम्परर होते हैं वो इस गिफ्ट को काफी ज्यादा पसंद करेंगे। तभी वे जो एम्परर होता है वो उसकी तारीफ करता है और उससे क्या लगता है, तुम्हारा जो गिफ्ट वो इतना बुरा नहीं था, मैं इस गिफ्ट को एक्सेप्ट करता हूँ। और वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो क्या लगता है, जैसा कि हमने फर्स्ट प्रिंस से उम्मीद की थी। दूसरी तरफ जो एम्परर होता है वो मन में सोचते क्या लगता है, ये जो तुम्हारा प्रेजेंट है वो सिर्फ मेरी सोल को नरिश कर सकता है, इसमें कुछ भी इतनी तक खास बात नहीं है। तभी कोई अनाउंस करता है यहाँ के जो सेकंड प्रिंस है वे अपना प्रेजेंट यानी कि तोहफा देने वाले हैं। तभी जो सेकंड प्रिंस होता है वो बताता है कि ये जो मेरा एंशिएंट मिरर है जो कि हेवन और अर्थ की एनर्जी से बना हुआ है, जो कि ड्रैगन विन का पता लगा सकता है सर्टेन रेंज में। तभी कुछ लोग तारीफ करते हुए कहने लगते हैं, ये सभी के सभी प्रिंस है वाकई में दाया यूनिवर्सिटी के डायनेस्टी के प्रिंस कहलाने लायक है। जरा देखो तो जरा कितनी रेयर ट्रेजर को लेकर आए हैं ये लोग, कितना ज्यादा रेयर खजाना है। तभी वहाँ पर एक प्रिंस आता है और वो क्या लगता है, फिफ्थ ब्रदर मुझे नहीं पता
कि तुम जब मुझसे लास्ट ऑक्शन में मुझसे हार गए थे, लेकिन क्या तुमने अपने हमारे फादर के लिए कोई अच्छा तोहफा ढूंढ कर लेकर आए हो? लेकिन अगर तुम्हारे पास किसी प्रकार कोई भी तोहफा नहीं है तो मुझे इस बात का डर है कि तुम हमारे फादर के लिए एक शर्मिंदगी भरी बात से ज्यादा कुछ नहीं हो। तभी हमें बताया जाता है कि ये बंदा कोई और नहीं बल्कि मैं दायान्स का थर्ड प्रिंस है। क्या चौमू बंदा आ गया भाई, यहाँ पर एक विलन तो आता ही है। और तभी हमें बताया जाता है कि जो थर्ड प्रिंस है वह क्वींस जो इस डायनेस्टी क्वीन है उसके द्वारा पैदा किया गया है। तो इसका मतलब ये हुआ इसके जो नोबल स्टेटस है वो स्पेशल नहीं है, बल्कि मैं बचपन से ये काफी ज्यादा टैलेंटेड बंदा है। यहाँ तक कि यह जो यान के एम्पर है उनके द्वारा काफी ज्यादा फेवरेट किया जाता है। यहाँ तक कि इसकी जो बर्थ मदर है वह भी दायान की जो एम्पर की जो क्वीन है, क्वीन जो कि हमेशा फिफ्थ प्रिंस के और जी जुआन यानी कि फिफ्थ प्रिंस से पंगे लेता रहता है ये बंदा। तो सीधे शब्दों में कहा जाता है कि ये सब एक दूसरे के खिलाफ नहीं है, बल्कि में इन दोनों के बीच में हमेशा कंटेस्टेंट चलता रहता है, ये कंपटीशन चलता रहता है कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। लेकिन हम बचपन से लेकर आज तक वह सिर्फ जी जुआन ही था जो कि हमेशा से हारा करता था। तभी जो जी जुआन होता है वो उससे लगता है कि तुम्हें मेरे बारे में इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है ब्रदर, मैंने ऑलरेडी अपने फादर के लिए तोहफा तैयार कर रखा है। ये बात सुनने के बाद जो थर्ड प्रिंस होता है वो शॉक हो जाता है और कहने लगता है क्या सच में इस बंदे ने अपना प्रेजेंट तैयार कर लिया है? इससे पहले तो जब भी मैं इसे प्रोवोक किया करता था तो ये हमेशा शांत रहा करता था, लेकिन इस समय इसने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया है। खैर भूल जाओ, अब मेरा समय आ चुका है कि मैं अपना तोहफा अपने फादर को देकर आऊं और अपनी वाहवाही करवाऊं। तभी थर्ड प्रिंस कुछ एलेक्सरी निकालता है और उससे क्या लगता है कि मैं अपने फादर को ये एलेक्सरी गिफ्ट के तौर पर देना चाहता हूँ और कांग्रेचुलेट करता हूँ आपके बर्थडे के लिए आपको। और भाई जिस तरह की पोजीशन करने में लगा हुआ है भाई साहब, क्या नौटंकी कर रहा है भाई, गिफ्ट दे रहा है कि मजाक। और कहने लगता है कि ये हॉली रिफाइनमेंट पिल है जिसे 7 सेजेस के द्वारा खून पसीने से रिफाइन किया गया था, जिस चीज को मैंने एंशिएंट हॉली 7 रियलमी में हासिल किया था और मैं ये पिल अपने फादर को ऑफर करना चाहता हूँ। और मैं इस बात की उम्मीद करता हूँ कि जो मेरे फादर है वो हमेशा इटर्नली इमॉर्टल रहे और हमेशा जिंदा रहे और हमारे इस दायान डायनेस्टी का अपनी पूरी जिंदगी भर एंजॉय करें। जैसे ये लोग सभी के सभी लोग इस नाम को सुनते कि ये 7 हॉली रिफाइनमेंट पिल है। ये बात सुनने के बाद सभी की आंखें और मुंह फटे फटे जाते हैं और कहने लगती है क्या ये वह पिल नहीं है जो कि कई समय पहले गायब हो गई थी? क्या तुम एक नंबर के बेवकूफ हो? क्या तुमने थर्ड प्रिंस को सुना नहीं है कि उन्होंने क्या कहा था कि इस चीज को इन्होंने एंशिएंट हॉली 7 रियलमी में हासिल किया है? तभी वो कह लगता है कि इसके अफेक्ट के लिए नहीं बल्कि मैं इसका नेम ही काफी है यहाँ पर दुनिया में तबाही मचाने के लिए। और जब इसका फिफ्थ प्रिंस हो जाए जी जुआन, जब ये बात सुनता है तो वो पसीना पसीना हो जाता है और क्या लगता है कैसे ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, आखिरकार ये चीज उसने कैसे की। और मन में सोचता क्या लगता है कि जिस समय पर हम लोग ऑक्शन में अपने फादर के लिए सामान खरीदने के लिए गए थे, आइटम खरीदने के लिए गए थे, उस वक्त इसने मुझसे सिर्फ कंपटीशन इसलिए किया था ताकि ये मुझे ह्यूमिलेट कर सके दूसरों के सामने और मुझे शर्मिंदगी महसूस करने पर मजबूर कर सके। तभी वहाँ पर जो एम्परर होते हैं जब इस पिल को देखते हैं तो वो कतई खुश हो जाते हैं और क्या लगते हैं ये इतना ज्यादा बुरा भी नहीं था, ये तो वाकई में 7 हॉली रिफाइनमेंट पिल है। और वो खुद जाकर उस पिल की तरफ उस पिल को लेने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगता है, जिसको देखकर आसपास के जितने भी लोग होते हैं वे लोग कहने लगते हैं जो हमारे हिज मैजेस्टी वो पर्सनली इस पिल को कलेक्ट करने वाले हैं। तो भाई जिस तरह की जो एक्टिंग जो लौंडा करने में लगा हुआ है इसको देखकर तो कभी भाई उल्टी आ रही है मेरे को। और उस पिल को लेते हुए उसकी आंखें कतई चमक से भर जाती है एम्परर की और उससे क्या लगता है कि तुमने इस पिल को हासिल करने के लिए कई सारी मुसीबत को सामना करना पड़ा होगा, बस इस गिफ्ट को तुम बस मुझे प्रेजेंट करना चाहते थे। आखिरकार मुझे इस जैसे तोहफे को पाकर कैसे बुरा महसूस हो सकता है? इसको पाने के बाद तो मेरा दिल कतई गर्व से बड़ा हो गया है, छाती चौड़ी हो गई है, छाती चौड़ी। और जब ये इतनी तारीफ सुन रहा होता है थर्ड प्रिंस तो उसकी भी छाती चौड़ी हो रही होती है। भाई साहब तारीफ का भूखा है लौंडा, तारीफ का भूखा। तभी वे कहने लगता है जब तक मेरे फादर मुझसे हैप्पी है, खुश है, तब तक ये हार्डशिप और इतनी तब मेहनत मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता इससे। तभी अचानक से वहाँ पर सभी लोग उसकी तारीफ करने लगते हैं और उसी तरीके से उनकी जो पार्टी का गिफ्ट होता है वो खत्म होता है और वो फिफ्थ ब्रदर के पास आता है चिल्लाते हुए लगता है फिफ्थ ब्रदर तुम्हें लगा था कि मैं उस ऑक्शन पे जो चीज मैं तुमसे जीता था मैं उसे फादर को प्रेजेंट के तौर पर इस्तेमाल करने वाला हूँ? क्या तुम एक नंबर के बेवकूफ हो? और तभी वहाँ पर इसी तरीके से एक एक करके सभी प्रिंसेस अपना तोहफा एम्परर को देना चालू कर दिया। उसके बाद थर्ड प्रिंस के बाद फोर्थ प्रिंस आए जिसका तोहफा इतना ज्यादा कुछ खास नहीं था क्योंकि सभी के सभी जो लोग हैं वो थर्ड प्रिंस के तोहफे पर ही नजर डाले रखेंगे। यहाँ पर सिर्फ उसी की तारीफ चलने में लगी हुई है कि थर्ड प्रिंस का जो तोहफा था वाकई में बहुत ज्यादा अमेजिंग था। तभी यहाँ पर जी जियान की बारी आती है और वह खड़ा होता है और कहने लगता है कि अब समय मेरा भी आ चुका है प्रेजेंट देने का। और वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सभी के सभी लोग थर्ड प्रिंस की तारीफ कर रहे हैं। और तभी जो जी जुआन होता है वो उस पेंटिंग को निकालता है और उससे क्या लगता है कि आपका बेटा अपने फादर को ये पेंटिंग गिफ्ट के तौर पर देना चाहता है और आपको आपके बर्थडे के लिए काफी तो मुबारकबाद हो। और जो राइटिंग है जब मैं ट्रेवल करने में लगा हुआ था ये राइटिंग मुझे तब हासिल हुई और इस राइटिंग के अंदर 2 पोएम लिखी हुई हैं जिसको एक मास्टर के द्वारा लिखा गया है ग्रेट चार्म के साथ। और ये पेंटिंग मैं अपने फादर को डेडिकेट करना चाहता हूँ। ये बात सुनने के बाद जितने भी वहाँ पर लोग होते हैं वो शौक से भर पड़ते हैं और कहने लगते हैं ये पेंटिंग तुम कह रहे हो कि ये पेंटिंग को किसी एक्सपर्ट के द्वारा लिखा गया है वो भी एक किसी ग्रेट चार्म के साथ,
और थर्ड प्रिंस के मुंह से एकदम से हंसी छूट पड़ती है और कहने लगता है क्या एक राइटिंग। यहाँ पर जो बाकी प्रिंस थे उन्होंने सभी ने अपना ट्रेजर्स उनको दिया है, लेकिन जरा इस फिफ्थ प्रिंस को देखो तो जरा, इसने सिर्फ एक राइटिंग का पीस दे रहा गिफ्ट के तौर पर और कह रहा है कि ये किसी मास्टर के द्वारा राइट किया गया है और वो भी ग्रेट चार्म के साथ। क्या जो फिफ्थ प्रिंस है उनका दिमाग खराब हो चुका है? आखिरकार इसका मतलब क्या है? अब हमें समझ में आ चुका है कि थर्ड प्रिंस का जो गिफ्ट था वो एक नंबर का था, एकदम बेस्ट था। आखिरकार इसका जो गिफ्ट है वो इससे कंपेयर भी कैसे हो सकता है? जैसा कि तुम देख सकते हो ये वही चीज है। आखिरकार इसमें बस एक राइटिंग और कुछ भी नहीं, और तो और हम इसे डिस्प्ले भी नहीं कर सकते दूसरों के सामने। मुझे लगा था कि जो फिफ्थ प्रिंस है उनका जो टैलेंट है वो इतना तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, लेकिन इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि वे एक राइटिंग को बर्थडे के गिफ्ट के तौर पर प्रेजेंट करेंगे और सभी लोग उसकी बुराई करने में लगे होते हैं और बुरी नजरों से देखने में लगे हैं। तभी जो प्रिंस जो एम्पर होता है उसकी ये बात सुनकर उससे कहने लगता है और कहता है तुम्हें देखो तो जरा खुद कितने समझदार हो तुम। और दूसरी तरफ मन में सोचते हैं एम्पर कहने लगता है ये बस एक तुच्छ सी राइटिंग है, आखिरकार ये मुझे गिफ्ट के तौर पर देने का मतलब क्या है? और तभी वे घबराते हुए आखिरकार अपने आप की हिम्मत जुटाता है और उससे क्या लगता है फादर आपको शायद ये पता नहीं होगा कि लेकिन ये राइटिंग एक नंबर की इनक्रेडिबल है, आप मुझ पर विश्वास कीजिए। और उसकी आंखों में विश्वास की ये चमक देखकर जो एम्पर होता है वो मन में सोचते क्या लगता है चलो आखिरकार ये मेरे बेटे के द्वारा ही ये पेंटिंग को प्रेजेंट किया जा रहा है तो इसे मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। तभी जो फिफ्थ प्रिंस होता है उससे क्या लगता है मैं फादर मैं आपसे यह गुजारिश करता हूँ कि आप इस पेंटिंग को एक्सेप्ट कीजिए और अपने सभी गेस्ट के साथ इसको एंजॉय कीजिए। और एम्पर मान जाता है और उसके पास आते हुए उससे क्या लगता है अच्छा ठीक है। और जो जो थर्ड प्रिंस होता है वो फिफ्थ प्रिंस के इस तरह गिफ्ट को देखने के बाद हंसने लगता है और फिफ्थ प्रिंस इस समय पर बहुत ज्यादा घबरा रहा है और बहुत ज्यादा पसीने भी छूट रहे होते घबराहट के कारण उसके। और जब जो एम्पर उस पेंटिंग को लेता है और धीरे धीरे करके खोलता है तो जब उस एम्पर को जैसे ही पेंटिंग खोलता है तो उसमें से इतना ज्यादा मात्रा में स्वॉर्ड इंटेंट निकलता है ना कि उसकी ऐसी तैसी हो जाती है एम्पर की फट के 64 नहीं 464 नहीं 1464 हो जाती है और उसका मुंह फटा का फटा रह जाता है एम्पर का। और सिर्फ एम्पर ही नहीं वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वे भी एकदम से शॉक हो जाते हैं और कह लगते हैं आखिरकार यहाँ पर क्या चलने में लगा हुआ है, इतना ज़्यादा वियर्ड और इतना ज़्यादा पावरफुल जो स्वॉर्ड इंटेंट है वो कहाँ से आने में लगा हुआ है। और जो एम्पर होता है जब उस स्वॉर्ड इंटेंट को देखता है उससे कह लगता है कि ये किस तरीके का स्वॉर्ड इंटेंट है और जरा देखो तो जरा कितनी ज़्यादा टेरिफाइंग पावर है इसकी। और जैसे उस पूरी की पूरी पेंटिंग को खोलता है तो उसका जो कल्टिवेशन लेवल होता है एम्पर का वो धीरे धीरे कर लेवल अप होने लगता है और उसको कह लगता है अब मुझे समझ में आया है, अब मुझे समझ में आया है। और इसी भयानक सीन के साथ हमारा ये फर्स्ट पार्ट खत्म होता है। तो काफ़ी समय हो गया है भाई रिकॉर्ड करते करते, लेकिन मज़ा आ गया। अगर आपको मज़ा आया ना तो भाई इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और ये जो मज़ा है मैं दुनिया के हर एक कोने तक पहुंचाना चाहता हूं। तो गाइस मैं चाहता हूं कि आप मेरे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस लाल कलर का बटन दिख रहा होगा उसको सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप नेक्स्ट पार्ट इसका चाहते हैं। सबसे पहले तो आपको 1000 लाइक सब्सक्राइब लाइक कंप्लीट कराने पड़ेंगे और आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में लिखकर बताना पड़ेगा कि आपको इसका नेक्स्ट चैप्टर चाहिए या नहीं चाहिए। अगर कमेंट में आता है 1000 लाइक करने के बाद कि आपको ये चैप्टर नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो मैं रिकॉर्ड करके लिए दिल से रिकॉर्ड करके आपको नया चैप्टर यानी कि नया पार्ट लाकर दूंगा। ये मेरा वादा है आपसे। लेकिन अगर आपको ये पसंद नहीं आता है और इस तरह की रिक्वेस्ट मुझे नहीं आती है तो मुझे ही लगता है कि कोई मतलब बनता है इसे रिकॉर्ड करने का इसका नेक्स्ट पार्ट। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह पार्ट पसंद आया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और बढ़िया सी कमेंट कर देना गाइस, बढ़िया सी। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, साइनिंग आउट।